चलिए, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो एक लंबी सांस लो और पूरे सेंसेस के साथ, पूरे शिद्दत से कहो इस बार 80 पार। टैक्सेशन में उसके नीचे तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। डन। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। आज के रिवीजन में हम कंपोजिशन स्कीम लेंगे। और कोई स्टूडेंट को अगर यहाँ पे आज ये सेशन पहली बार कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये सेशन जो है इसके पहले यहाँ पे टोटल 4 सेशन हो गया है, लेक्चर 00 से लेके लेक्चर 03 तक। ओके, तो इसके पहले टोटल 4 सेशंस हो गया है। और आपको अगर यहाँ आगे के सेशन कंटिन्यू करने हैं तो आपको vsmartacademy.com पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे करना है इसका एक वीडियो मैंने वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे डाला हुआ है, जिसका नाम है अ बिग गिव अवे, जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट आपको लॉगिन प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उस तरह से आप सारे सब्जेक्ट के जो रैपिड रिवीजन बैच है वो यहाँ पे वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन के थ्रू आगे देख पाओगे। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपको यहाँ पे चार्ट बुक की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको आपके लॉगिन में दी जाएगी और लॉगिन में मटेरियल कंटेंट में आपको दिया जाएगा। साथ साथ में हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी लॉगिन में दी गई है, तो आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हो। और मैं आपको ये कह दूं कि क्वेश्चनएयर की पीडीएफ कॉपी नहीं है। बार बार क्वेश्चन आप पूछ कर स्पैम मत करो। क्वेश्चनएयर की डिजिटल कॉपी है। अगर आपको क्वेश्चनएयर या पीडीएफ ऑफ चार्ट बुक बाय करनी है, जो फिजिकल कॉपी बाय करनी है, तो आपको अभी बहुत कम प्राइस में हमने वी स्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट के लॉगिन पे आपको अवेलेबल करवा के दिया है। तो आप जीएसटी का क्वेश्चनएयर वहां से बाय कर सकते हो। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। और जो भी स्टूडेंट को कोई इशू होगा, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को टेक्निकल इशू है, तो अपने ऑर्डर आईडी और आपको कल कब कॉल बैक करना है उसका टाइमिंग डाल दीजिए। मेरी टीम ट्रैक कर लेगी और आपको आज कॉल बैक कर देगी। ठीक है, तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। और एक बात ये कह दूं कि ये रिवीजन बैच की कोई सीरियल की वगैरह नहीं है। आपको सारा लेक्चर्स जो है लाइव सेशन में, और वही आपको प्लेलिस्ट में रिकॉर्डेड सेशन में आपके लॉगिन में आपको मिल जाएगा। चलिए, अब इससे ज़्यादा मैं आपके डाउट्स एंटरटेन नहीं करूँगा। बिना टाइम आगे लगाए हम स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। नहीं, आज फेस टू फेस नहीं है। चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के रिवीजन में हम देखेंगे कंपोजिशन स्कीम और कुछ क्वेश्चंस आरसीएम और कंपोजिशन स्कीम के। चलो आ जाओ। यहाँ पे पूरी कंपोजिशन स्कीम मैंने एक पेज में कंप्लीट कर दी है। तो ये कंपोजिशन स्कीम जो है यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आ जाइए, तो रेडी हो जाओ। कंपोजिशन स्कीम पढ़ने के पहले कुछ डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। वो है एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट। जीएसटी में ये दो वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर जो है कंपोजिशन स्कीम में यूज किया जाता है, ऑडिट के लिए यूज किया जाता है, एज वेल एज एग्रीगेट टर्नओवर जो है यहाँ थ्रेशोल्ड जो फॉर रजिस्ट्रेशन है, थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेना है आपको? एग्रीगेट टर्नओवर में आपको ऑल टैक्सेबल सप्लाई लेना है। ख्याल से सुनिएगा, जो भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, गुड्स का, सर्विस का, बोथ का, ऑल टैक्सेबल सप्लाई लेना है जिसके ऊपर लेवी है। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है आपको बहुत याद रखना है, और वो कौन सा? आपको ये इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि अगर कोई आपने इनवर्ट सप्लाई किया होगा, अंडर आरसीएम होगा, तो वो आपका टर्नओवर नहीं है। इवन दो रिवर्स चार्ज में आप जो है टैक्स दे रहे होगे, लेकिन वो आपके सप्लायर का टर्नओवर है, आपका टर्नओवर नहीं है। इसलिए रिवर्स चार्ज वाला बहुत सी बार एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम्स आते हैं। क्वेश्चन से मैंने लिए हैं और कि 2 बार एग्जाम में पूछे है।
ओके, 2 बार उन्होंने एग्जाम में पूछे, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई रिवर्स चार्ज वाली वैल्यू दी होगी तो आपको वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेना है। उसके बाद में वो कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड होगा। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई। एग्जाम सप्लाई में 3 सप्लाई आते हैं भाई। कौन से 3 सप्लाई आते हैं? नील रेट सप्लाई, वोनली एग्जाम्ड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यस, एग्जाम सप्लाई में ये 3 सप्लाई आते हैं। मतलब हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एग्जाम सप्लाई में आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि वोनली एग्जाम या फिर नील रेट या एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो भी टर्नओवर में लिए जाएंगे। अब हमने डिस्कस क्या किया था, आपको याद होगा तो हमने जीएसटी में डिस्कस ये किया था कि वोनली एग्जाम टैक्सेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नील रेट भी टैक्सेबल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ओके, जब आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो कुछ सप्लाई ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन आपके एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में वो लिया जाता है। जैसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब जीएसटी नहीं भी आता होगा लेकिन आपके एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट किया जाएगा। इससे क्या हो जाता है, इससे यहाँ पे जो भी कोई लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर पे रखी गई है, जैसे कंपोजिशन स्कीम की लिमिट जो है 1.5 CR 75 लाख, जब लिमिट कैलकुलेट होती है तो उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी गवर्नमेंट इंक्लूड कर रही है। मतलब वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई की वजह से हमारी लिमिट जो है वो एग्जॉस्ट होती जाएगी। या 20 लाख का आपका रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड रखा है, उसमें आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कंसीडर करना है, तो उसमें क्या गड़बड़ हो जाता है? उसमें ये गड़बड़ हो जाता है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई होने की वजह से हम रजिस्ट्रेशन के स्कोप में आ जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि आपका टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर 15 लाख है और आपका पेट्रोल पंप भी है। अब पेट्रोल पंप है जहां पेट्रोल सप्लाई करते हो, उसका टर्नओवर 7 लाख है, जबकि वो 7 लाख पे जीएसटी आता नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के बाहर है, अल्कोहलिक लिकर जीएसटी के बाहर है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, जब भी एक सवाल उठेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपका 15 लाख का टैक्सेबल सप्लाई तो इंक्लूड होगा ही, प्लस 7 लाख का पेट्रोलियम प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड किया जाएगा। और वो इंक्लूड करके डिसाइड किया जाएगा कि आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मतलब लायबल हो या ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में इस बात का ख्याल रखना कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड करोगे। फिर वो एग्रीगेट टर्नओवर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए निकालो या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड के लिए निकालो। चलिए, उसके बाद में आपका कोई एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा तो वो एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीगेट टर्नओवर का, वो लास्ट है ये इंटरस्टेट सप्लाई अंडर डीडीपी। मतलब इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन पर्सन हैविंग सेम पैन मतलब क्या, हमारा डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन। ये बड़ा कि यहाँ पे जो प्रोविजन है कि वो बिल्कुल याद रखने लायक है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप स्टॉक ट्रांसफर करते हो तो जीएसटी तो आता है। अगर आपने डीडीपी को स्टॉक ट्रांसफर किया या सर्विसेज दी डीडीपी को, तो जो आपने स्टॉक ट्रांसफर किया डीडीपी को या सर्विस दी, उसकी भी वैल्यू आपके टर्नओवर में ली जाएगी। इसका इंपैक्ट क्या होता है, अगर आप एक लाइन में समझ सकते हो तो समझ लो मेरी एक ब्रांच नागपुर में और मैं पुणे में हूं। पुणे से मैं नागपुर में स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू मेरे टर्नओवर में आ गई, प्लस मैं पुणे नागपुर से जब सप्लाई कर रहा हूँ तो वो भी मेरा टर्नओवर है। यानी 2 बार टर्नओवर ऐड हो जाते हैं, स्टॉक ट्रांसफर का भी वैल्यू ऐड हो जाता है और जब मैं नागपुर से सेल करूंगा उसकी भी वैल्यू ऐड हो जाती है। सो दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर में ये बड़ा प्रॉब्लम है, पर आपको ये पॉइंट स्पेशली याद रखना है। दूसरा, आपको जो ये टर्नओवर लेना है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस। ऑल इंडिया बेसिस का मतलब क्या है? ऑल इंडिया बेसिस का मतलब ये है कि जब भी आप एग्रीगेट की बात करो तो एग्रीगेट कोई इंडिविजुअल ब्रांच का नहीं होगा। पूरे इंडिया में जितने भी ब्रांचेस होगी अंडर सेम पैन, कम ऑन, जितनी भी ब्रांचेस होगी अंडर सेम पैन, सबका जो है टर्नओवर यहाँ पे लेगा, सबका टर्नओवर यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, पर जब आप टर्नओवर निकालोगे तो आप सिर्फ जीएसटी छोड़ दोगे, बाकी सारे टैक्सेस ऐड करोगे, लेकिन जीएसटी उसमें कंसीडर नहीं करोगे। ये जो थी डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, तो ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना। इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चंस जो है ओके यहाँ पे पूछे गए हैं, और यहाँ हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, उसके मार्क्स आप बिल्कुल ओके मत छोड़ना। उसके बाद में टर्नओवर इन स्टेट,
बेटा टर्नओवर इन स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन लगभग सेम है। जैसे मैं पहले पढ़ लेता हूं और इस दोनों का एक 3 लाइन डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करता हूं। टर्नओवर इन स्टेट में अगर आप देखोगे तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई आएगा एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, यानी सारे टैक्सेबल सप्लाई आएंगे रिवर्स चार्ज को छोड़ के। एग्जाम सप्लाई आएगा, एक्सपोर्ट सप्लाई आएगा और इंटरस्टेट सप्लाई भी आएगा। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर ले रहे हो तो पूरे इंडिया का आप टर्नओवर लोगे, वहां एक लाइन आपकी आनी चाहिए, टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। स्टूडेंट से होने वाली मिस्टेक, जब यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो ली जाती है तो टेस्ट सीरीज में कभी मैंने एग्रीगेट टर्नओवर पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया या फिर मैंने यहाँ डेफिनेशन पूछ ली, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि ये 5 पॉइंट लिख लेते हैं, ये पॉइंट लिखना भूल जाते हैं। कौन सा, टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अरे भाई वही तो जान है एग्रीगेट टर्नओवर की। वो लाइन अगर भूल गए तो फिर कहा क्या, और स्टूडेंट क्या भूल जाते, बट एक्सक्लूड ब्लड, ये लिखो कि उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जीएसटी छोड़ के आपकी वैल्यू ली जाएगी। नाउ और टर्नओवर इन स्टेट में क्या है, टर्नओवर इन स्टेट में यहां पे ऑल इंडिया नहीं, यहां पे उस स्टेट से उस स्टेट से ऑल, जो जैसे लेट्स एक एग्जांपल महाराष्ट्र से क्या टैक्सेबल सप्लाई किया, प्लस क्या एग्जाम सप्लाई किया, क्या एक्सपोर्ट सप्लाई किया, महाराष्ट्र से जितना एक्सपोर्ट होगा या महाराष्ट्र से जितना इंटरस्टेट होगा वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा। डेफिनेशन लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पे ऑल इंडिया पैन बेसिस पे, तो यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, एक्सक्लूड, इसमें भी जीएसटी से एक्सक्लूड होगा। तीसरा एग्जाम सप्लाई मैंने कहा नील रेट, वोनली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में आते हैं। ये तो जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 की डेफिनेशन है, सेक्शन 26 और सेक्शन 112, ये डेफिनेशन जो है पूरे एक्ट को लागू है। लेकिन हम जब जीएसटी लॉ पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, हम जब जीएसटी लॉ में कंपोजिशन स्कीम पढ़ेंगे तो कंपोजिशन स्कीम में आगे एक सेक्शन 10 के 2 एक्सप्लेनेशन आते हैं। अगर आपके पास रेगुलर बुक होगी तो रेगुलर बुक में एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10 आखिरी में लिया है मैंने, और 2 एक्सप्लेनेशन आते हैं। वो ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, या टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे फॉर कंपोजिशन लेवी स्पेशली, तो कुछ बातें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी और कुछ बातें आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। मतलब क्या, मतलब ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ये तो आएगा, प्लस स्पेशली फॉर कंपोजिशन लेवी के लिए आपको कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा और कुछ एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो भाई ये जो नीचे वाला पॉइंट है आपने जरूर ध्यान देना, स्पेशली फॉर कंपोजिशन के लिए। सर आप ये 3 बार क्यों कर रहे हो स्पेशली फॉर कंपोजिशन लेवी, मतलब क्या, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी 10 लाख 20 लाख 40 लाख, उसके लिए ये पॉइंट नहीं कंसीडर करना है, उसके लिए इतनी ही डेफिनेशन कंसीडर करनी है। लेकिन कंपोजिशन लेवी के लिए ये डेफिनेशन के साथ ये भी कंसीडर करना है कि क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। भाई वो क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है देख लेते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो शैल इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। चलिए मेरे साथ ये एग्जांपल इमेजिन कीजिए, और अगर आपको इमेजिन होता है तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे मुझे मेरा एग्जाम्पल होने के बाद मुझे इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग चाहिए। जितना ज्यादा आप इमेजिन करोगे और जितनी ज्यादा आपकी इमेजिनेशन पावर होगी उतना लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो नाउ यहां पे जैसे कंपोजिशन लेवी कहती है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ होगा या 75 लाख होगा इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, और सर्विस होगा तो 50 लाख। 2 स्कीम है। 1.5 करोड़ 75 लाख ये मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए है, और 50 लाख जो है वो प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। क्लियर, यस और नो। चलो अब दोस्तों देखो, यहां पे पिछले साल मेरा पहला साल था। इमेजिन करना, पिछला साल मेरा लास्ट ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज माय फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसमें क्या था, मैंने पहले 20 लाख पे थ्रेशोल्ड लिया था क्योंकि मुझे थ्रेशोल्ड अवेलेबल था। मैंने पहले 20 लाख पे थ्रेशोल्ड लिया था। अब मैंने थ्रेशोल्ड लेने के बाद मेरा टर्नओवर हुआ, थ्रेशोल्ड लेने के बाद मेरा टर्नओवर हुआ और वो हुआ 140 लाख, मतलब 1.4 CR। तो 20 लाख थ्रेशोल्ड था प्लस 1.4 मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्नओवर हुआ पिछले साल। तो मुझे ये बताओ कि जब मैं
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगा तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, थ्रेशोल्ड को छोड़ के, यानी जब मैं लायबल हुआ वहां से, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट डे अप्रैल टिल आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जब मैं थ्रेशोल्ड में था वो छोड़ के जो एक्स्ट्रा हुआ 1.4 वही लूंगा, या फिर 1 अप्रैल से लेके टिल आई लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी थ्रेशोल्ड वाला भी मैं कंसीडर करूंगा, यानी मेरा 1.4 होगा या 1.6 होगा एग्रीगेट टर्नओवर। बताओ प्लीज, बताओ बेटा। ओके, मतलब ये कि थ्रेशोल्ड में 20 गया और एक्स्ट्रा 1.4 हुआ तो क्या होगा, तो 1.6 होगा बेटा, 1.4 नहीं 1.6 होगा। वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का, तो जो ड्यूरिंग थ्रेशोल्ड हुआ, यानी 1 अप्रैल से लेके टिल यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी ड्यूरिंग जो थ्रेशोल्ड हुआ जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, वो भी टर्नओवर आपके एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा। फिर वो प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो या करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो क्या। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो आपको कौन सा रखना है, but shall not includes value of exempt supply of service provided by way of extending deposit loan advances insofar as consideration is charged by interest और discount। अब देखो आपको याद होगा तो मैंने इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था और मैं पहले से पढ़ा देता हूं। देखिए पूरे जीएसटी में 2 टाइप के इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पहला इंटरेस्ट, ध्यान सुनिएगा, आपका पहला इंटरेस्ट है लोन एडवांसेस और डिपॉजिट फॉर यूज ऑफ मनी। आपने जो इंटरेस्ट लगाया वो इंटरेस्ट ओके सर्विस कही जाती है, पर वो सर्विस एग्जम्प्ट है, यानी लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट सप्लाई है, वो एग्जम्प्ट है। फिलहाल गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा रही है। हाँ, एक दूसरा इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी आपके कस्टमर, आपने कस्टमर को गुड्स बेचा, आपने कस्टमर को सर्विस बेची, और वो जो गुड्स और सर्विस आपने कस्टमर को बेची वो कस्टमर जो है यहां पे लेट पे कर रहा है तो उसका भी एक इंटरेस्ट लगता है और वो इंटरेस्ट पे जीएसटी आता है। उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा वो आता है, अगर आपको ओके यहां पे समझ में आ रहा होगा। और एक बात का ध्यान रखना, फिर से मैं ये कहना चाहूंगा यहां पे ओके, फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सब याद है, माइंड में पहले फिक्स कर दो, माइंड में पहले फिक्स कर दो कि आपको सब याद है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको कनेक्शन लगाने, सिर्फ आपको कनेक्शन लगाने मेरे साथ। क्लियर? ओके, जो भी आपने पढ़ा हुआ है फिर से आपके मेमोरी के न्यूरोज जो है ओके यहां पे कनेक्ट करने हैं। तो यहां मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो वाला इंटरेस्ट जो लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में स्पेशली फॉर कंपोजिशन लेवी मत लेना सॉरी, स्पेशली फॉर कंपोजिशन लेवी मत लेना। मतलब क्या, मतलब ये है कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो, अब एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन लेवी में आपको प्रीसीडिंग ईयर में भी निकालना पड़ता है, करंट ईयर में भी निकालना पड़ता है। हम कंपोजिशन लेवी में आगे देखेंगे तो प्रीसीडिंग ईयर और करंट ईयर में निकालना पड़ता है, फिर वो ओके 1.5 करोड़ हो, 75 लाख हो या 50 लाख हो। तो अब क्या हुआ कि पिछले साल मेरा टोटल टर्नओवर था, एग्जाम्पल देखो, पिछले साल मेरा टोटल टर्नओवर था 152 लैक्स, आई रिपीट 152 लैक्स। उसमें से मेरा इंटरेस्ट जो था, मुझे इंटरेस्ट मिला लोन पे, मैंने किसी को लोन दिया, डिपॉजिट्स रखे, एफडी रखी, उसका इंटरेस्ट मिला। वो इंटरेस्ट 152 में से 5 लाख का इंटरेस्ट था, 152 में से 5 लाख का इंटरेस्ट था। तो बोलिए दोस्तों ओके 152 माइनस 5 लाख होगा या ओनली 152, क्योंकि अगर मैं 152 ले लूं तो मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन शैल नॉट इंक्लूड्स, मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में मैं इंटरेस्ट एलिमेंट एक्सक्लूड कर दूं तो मुझे कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी। तो बोलो क्या होगा, ओके 152 लूंगा या 147 लूंगा, 152 लूंगा या 147 लूंगा, करेक्ट, वेरी गुड, ओके 147 लूंगा। तो वो इंटरेस्ट एलिमेंट जो है वो इंटरेस्ट एलिमेंट यहां पे आप कंसीडर नहीं करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। वेरी गुड, ओके तो मैं यहाँ 152 माइनस 5 लूंगा, ये हुई ना बात। ओके और देखो जो भी कनेक्टेड है उन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाया, गलत बात है। ओके लाइक करो, अपना अटेंडेंस लगाओ, ओके तो मजा आएगा, मुझे भी आपको बताने मजा आएगा। ओके आप अपनी फटाफट अटेंडेंस लगाओ, ऐसा मत करो। ओके मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप अपनी अटेंडेंस लगाओ। ओके तो चलिए
तो नेक्स्ट हम देखेंगे टर्न ओवर इन स्टेट, टर्न ओवर इन स्टेट और टर्न ओवर इन यूनियन टेरिटरी। तो अब देखो टर्न ओवर इन स्टेट की डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन लेनी ही पड़ेगी, मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, ये डेफिनेशन तो लेनी पड़ेगी जो वो स्टेट से टर्न ओवर हुआ। ओके, लेकिन आपको जो है यहां पे सुनो, स्पेशली कंपोजिशन लेवी के लिए कुछ आपको और इंक्लूड एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं, जब आप कंपोजिशन लेवी के लिए टर्न ओवर इन स्टेट निकालोगे तो टर्न ओवर इन स्टेट जो है शैल नॉट इंक्लूड्स, टर्न ओवर इन स्टेट शैल नॉट इंक्लूड्स, ख्याल रखना। अब ये क्या कहते हैं, shall not include the following supply. पहला, okay, supplies from the first day of April of financial year up to the date when such person become liable for registration, और दूसरा interest और discount on loan advances और deposit। इस पॉइंट को याद रखो। ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट यहाँ पे ये कहता है, अब मैं आपको आगे तो रिवाइज करवा दूंगा, पर अभी थोड़ा समझ लो। जब आप कंपोजिशन स्कीम में होते हो तो कंपोजिशन स्कीम में, ओके, जैसा मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ओके, एग्रीगेट टर्नओवर आपका, ओके, डज नॉट एक्सीड्स, अगर 10 की कंपोजिशन होगी तो 150 lakhs या 1.5 CR, आपको एक आदत लगाना, आइदर CR या लैक्स, 1.5 CR या 75 lakhs, और 10-A की स्कीम होगी तो 50 लाख, जो प्रीडोमिनेटली सर्विस प्रोवाइडर पे है। ठीक है, तो अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको कंपोजिशन लेवी मिल जाती है, मतलब आप जो है जीएसटी, ओके, 1% या 5% या 6% से करंट फाइनेंशियल ईयर में पे कर सकते हो। ओके, यानी लो रेट का आपको बेनिफिट मिल जाता है। पर क्या पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा? नहीं। ओके, करंट ईयर में भी ये लिमिट जो है 1.5 CR या 75 lakhs या 50 lakhs, इतने अमाउंट तक ही आप 1%, 5% या 6% पे जीएसटी दे सकते हो। यानी आप करंट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर इतने पे आप इतना जीएसटी दे सकते हो। अगर इसके बाद भी आपका टर्नओवर होता है तो आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना पड़ेगा। चलो, ये बात हो गई। अब आप जब जीएसटी देते हो तो जीएसटी टर्नओवर इन स्टेट पे देते हो, टर्नओवर इन स्टेट पे देते हो, मतलब जैसा आपकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच राजस्थान में, एक ब्रांच यहाँ पे ओके एमपी में है, तो जो महाराष्ट्र से टर्नओवर हुआ उसका जीएसटी कंपोजिशन लेवी में महाराष्ट्र से दोगे, जो राजस्थान से हुआ वो राजस्थान में दोगे। यानी टैक्स पे करते वक्त, यानी जो आप 1% का टैक्स पे करोगे या 5% का टैक्स पे करोगे या 6% का टैक्स पे करोगे तो वो स्टेट वाइज पे करोगे आप, वो टोटल पे नहीं दोगे। तो जो टर्नओवर इन स्टेट पर आप टैक्स देते हो, ये टर्नओवर इन स्टेट निकालते वक्त ओके आपको दो चीजें नहीं लेनी है। यानी ये जब 1% ऑफ टैक्स आप पे करते हो तो आपको दो चीजें नहीं लेनी है। ओके, कौन सी दो चीजें नहीं लेनी है? तो आपको पहला, ओके, वो कहते हैं कि जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो जो थ्रेशोल्ड वाला, अगर आपने करंट ईयर में थ्रेशोल्ड लिया होगा, आपने करंट ईयर में 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिया होगा या 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिया होगा या 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिया होगा, थ्रेशोल्ड की 3 लिमिट है। ओके, तो 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिया होगा, हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर ये 3 थ्रेशोल्ड्स आपने लिए होंगे, 10, 20 और 40, तो ये जो है इस पे थ्रेशोल्ड मतलब क्या? थ्रेशोल्ड मतलब नो जीएसटी, आपने जीएसटी नहीं दिया। तो जब आप 1% पे करोगे तो ये जो लिमिट थी 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये एक्सक्लूड करके जो आगे का होगा, उस पे आपको 1% देना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल, आपका थ्रेशोल्ड 10 लाख है, सॉरी आपका थ्रेशोल्ड 20 लाख है, तो आगे आपने कितना टर्नओवर किया? तो आपने आगे जो टर्नओवर किया है वो 1.3 CR है, तो आपको 1% 1.3 CR का देना पड़ेगा। आप स्पेशल कैटेगरी भी ऑफ स्टेट में है और आपने समझ लो थ्रेशोल्ड 20 लाख दिया, तो 55 लाख पे ही आपको जो है आगे 1% देना पड़ेगा। और अगर आप सर्विस में हो, यानी आप 6% की स्कीम ले रहे हो, तो उसमें आपने थ्रेशोल्ड 20 लाख लिया है, तो आपको बचे हुए 30 लाख पे ही 6% का टैक्स देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, ओके, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब बात एग्रीगेट की होगी तो थ्रेशोल्ड वाला ऐड करो, क्योंकि वो भी आपका टर्नओवर है। पर जब आप टैक्स पे करने के लिए टर्नओवर इन स्टेट निकाल रहे हो, आई रिपीट, टैक्स पे करने के लिए टर्नओवर इन स्टेट निकाल रहे हो, तो फिर थ्रेशोल्ड पे टैक्स मत दो, वो तो आपका थ्रेशोल्ड था। ओके, थ्रेशोल्ड पे टैक्स मत दो, उसके आगे का जो लिमिट है उस पे टैक्स दो। बड़ा टेक्निकल डिस्कशन था, लेकिन समझ में आया क्या आपको? ये बताइए।
प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा तो यस कीजिएगा। ओके, और अभी तक सबकी अटेंडेंस नहीं लगी है, क्यों नहीं लगी है सबकी अटेंडेंस? ओके, फटाफट अटेंडेंस मारो। सोए हो क्या सभी? यस, ओके। तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए थ्रेशोल्ड वाला ऐड होगा, लेकिन टर्नओवर इन स्टेट निकालने के लिए वो ऐड नहीं होगा, ये हुई ना अच्छी बात। और दूसरा जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो उसमें भी इंटरेस्ट डिस्काउंट वगैरह एक्सक्लूड करोगे। आई रिपीट, जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो उसमें भी इंटरेस्ट डिस्काउंट, ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिस्काउंटिंग, ओके, चेक डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग, वो आप एक्सक्लूड करोगे। ये हुई ना बात। चलिए, तो यहां पे हमने एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट और एग्जाम सप्लाई और स्पेशली कंपोजिशन लेवी के लिए ये दो फैक्टर का आपको ध्यान रखना है। ओके, दो फैक्टर का ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं आता हूं कंपोजिशन स्कीम में। अभी तक तो हम डेफिनेशन देख रहे थे। ओके, ठीक है, चलो। आपके कोई भी डाउट्स क्वेश्चन होंगे तो बाद में आखिरी में लूंगा। रिवीजन है भाई, और वो भी रैपिड रिवीजन है। ओके, मुझे कवर करना है, क्वेश्चन के लिए हम आखिरी में देखेंगे। चलो, अब आ जाते हैं थ्रेशोल्ड कंपोजिशन और नॉर्मल स्कीम। देखो, थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब आपको कुछ लिमिट तक जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने आपको कंपोजिशन लेवी का भी ऑप्शन दिया है, और फिर नॉर्मल स्कीम का ऑप्शन दिया है। इन तीनों स्कीम में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ओके, ये फ्लो जो है, ओके, यहाँ पे अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो, स्मॉल डीलर हो, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर थोड़े बड़े हो गए, तो अगर आपका टर्नओवर 10 लाख, ओके, 4 स्टेट में, ओके, कौन सा 10 लाख थ्रेशोल्ड 4 स्टेट में लगता है? अगर आपको याद होगा तो त्रि मनी वाला नाग मुझे दिखा, 4 स्टेट, त्रि मनी वाला नाग मुझे दिखा। त्रि मतलब त्रिपुरा, मनी मतलब मणिपुर, नाग मतलब नागपुर नहीं, ओके, नाग मतलब नागालैंड, ओके, और मुझे मतलब मिजोरम। ओके, तो त्रिमनी वाला नाग मुझे दिखा। ओके, तो यहाँ पे त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम, ये जो 4 स्टेट है, ये 4 स्टेट में 10 लाख का लिमिट है। इसके अलावा नॉर्मल लिमिट 20 लाख का है। और अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में हो, आई रिपीट, आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में हो, तो कुछ स्टेट छोड़ के 40 लाख का लिमिट है। वो हम बाद में देखेंगे, ओके, तो अब यहां पे थ्रेशोल्ड मैन्युफैक्चरर को भी मिलता है, आप ट्रेडर हो गए तो ट्रेडर को भी मिलता है, और सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलता है। अब बात आती है कंपोजिशन लेवी की। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ओके, अगर 10(1) की कंपोजिशन स्कीम ले रही है तो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 1.5 CR है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, 3 स्टेट छोड़ के बाकी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होगा तो 75 लाख है। और अगर आप 10(2) की स्कीम ले रहे हो तो 50 लाख है, जिसमें 6% का जीएसटी आता है। वो भी तीनों का अवेलेबल है। और नॉर्मल स्कीम मतलब आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले रहे हो, आप जो टैक्स पे कर रहे हो यहाँ पे नॉर्मल रेट से दे रहे हो। अब आपका सवाल होगा कि सर ये जो कंपोजिशन लेवी लोग क्यों लेते हैं? ओके, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कंपोजिशन लेवी का कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने पड़ते, क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, ईयरली रिटर्न होता है, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाती है। और ये कंपोजिशन लेवी मोस्टली उन लोगों को ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके ट्रांजेक्शन B2C है और आगे टैक्स का बेनिफिट पास ऑन नहीं करना है इन द फॉर्म ऑफ आईटीसी। हाँ, लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन B2B है तो ये कंपोजिशन लेवी कतई आपको बेनिफिशियल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स इनवॉइस देके सामने वाला जो है आपका वो क्रेडिट लेना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में ओके, जो स्मॉल रिटेलर है B2C ट्रांजैक्शन करते हैं उनको गवर्नमेंट ने कंप्लायंस कॉस्ट से बचाने के लिए, रिकॉर्ड कॉस्ट बचाने के लिए एक सिंपल स्मॉल परसेंटेज का टैक्स लगाया है। ओके, बाकी नॉर्मल स्कीम जिसमें आप आईटीसी लो और ओके सामने टैक्स इनवॉइस दो। कंपोजिशन स्कीम के नुकसान क्या है? ओके, नुकसान यह है कि आप जो है आईटीसी नहीं ले सकते ओके फॉर पेमेंट ऑफ 1%, 5%, 6%। आप ये बर्डन कस्टमर को पास ऑन भी नहीं कर सकते। ये केस में आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ता है, तो वो उसके नुकसान है। ओके, डिपेंड्स कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या कहता है। ओके, तो टैक्स बेनिफिट, ओके, थ्रेशोल्ड में टैक्स देना नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में आपको कंपोजिट रेट से टैक्स देना है, और नॉर्मल स्कीम में आपको जो भी 5%, 12%, 18% या 28% वही रेट से आपको टैक्स देना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। ओके, तो यहां पे
रजिस्ट्रेशन जो है, तो यस बेटा ध्यान से सुनो, जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड में होगा तो नॉट रिक्वायर्ड, कंपोजिशन स्कीम में होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ध्यान सुनना, क्यों? क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आप टैक्स देते हो, टैक्स देते हो तो रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है, इसलिए आपको कंपोजिशन स्कीम लेना भी होगा तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, नॉर्मल स्कीम में तो लेना ही पड़ेगा। जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस थ्रेशोल्ड में नहीं देना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम में उसका नाम होता है बिल ऑफ सप्लाई। बोलो क्या नाम होता है? बिल ऑफ सप्लाई। और यहां पे क्या नाम होता है? टैक्स इनवॉइस। आई रिपीट, यहां पे क्या नाम होता है? टैक्स इनवॉइस। उसके बाद में रिकॉर्ड, यहां रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यहां टू द सम लिमिटेड एक्सटेंट ही रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो एज पर प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड नॉर्मल स्कीम में मेंटेन करना पड़ेगा। आईटीसी, आईटीसी थ्रेशोल्ड में मिलता ही नहीं है। कंपोजिशन लेवी में भी इवन दो आप रजिस्टर्ड हो पर आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्मल स्कीम में हो तो आईटीसी मिल जाता है। रिटर्न, रिटर्न थ्रेशोल्ड के केस में नहीं लगता है। नेक्स्ट यहां पे रिटर्न जो है ईयरली जाता है, जीएसटी एनुअली जाता है जीएसटीआर 4 में, और 9A में भी आपको एक जो है पूरा एनुअल रिटर्न देना पड़ता है, और आपका नॉर्मल रिटर्न वो भी पूरे साल का जाता है, एट द एंड ऑफ अप्रैल आपको फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 4 में। क्वार्टरली स्टेटमेंट जाते हैं CMP 08 में, और पेमेंट ऑफ टैक्स जो आपको स्मॉल परसेंटेज से करना है 1%, ओके, वो भी आपको जो है क्वार्टरली पे करना पड़ेगा। और नॉर्मल स्कीम में जीएसटीआर 1, 2, जीएसटीआर 3 भी, ओके, ये मंथली क्वार्टरली बेसिस पे जाएंगे, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे जाएंगे। तो ये देखा हमने यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एक्सेट्रा। चलिए अब हम देखते हैं कंपोजिशन स्कीम। देखो बेटा, ये चार्ट मैं फिर से कहता हूं, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि पूरा चैप्टर कंपोजिशन लेवी का एक चार्ट में खत्म कर दूं। हाँ, इसके रिलेटेड मैंने कोई डायग्राम्स लिए होंगे तो वो आप रेगुलर बुक से देख लेना, अगर आपने मेरा रेगुलर क्लास किया हो, और नहीं भी किया हो तो ये रिवीजन तो हो ही जाएगी, साथ साथ में क्वेश्चन देख लेना। ओके, तो चलिए 2 कंपोजिशन लेवी है पूरे इसमें, एक है 10(1) और एक है 10(2)(a), ठीक है, यहाँ पे 10(1) कर देना, एक है 10(1) और एक है 10(2)(a), 2 कंपोजिशन लेवी दी है। 10(1) की कंपोजिशन लेवी, ध्यान से सुनिएगा, 10(1) की कंपोजिशन लेवी किसके लिए है? तो 10(1) की कंपोजिशन लेवी यहाँ मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट और ट्रेडर, ओके, जो प्रीडोमिनेंटली सर्विस में नहीं है, ओके, उनके लिए है। तो यहाँ 10(1) की कंपोजिशन स्कीम लेवी देखो, अप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब क्या कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेवी लेना चाहते हो तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हाँ, अगर आपको कंपोजिशन लेवी लेनी है तो आपको करंट ईयर नहीं देखना है, आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है। हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 75 lakhs। ओके, अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो तो 75 lakhs, अदर देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ओके, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो तो ये 3 स्टेट छोड़ के 75 लाख की ही लिमिट आपको मिलेगी। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल अगर 75 lakhs या उससे कम होगा, ओके, 75 lakhs या उससे कम होगा तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और सॉरी 75 lakhs से उससे कम होगा तो आपको कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी, बट .75 lakhs होगा तो भी मिल जाएगी, 75 lakhs से एक्सीड होता है तो नहीं मिलेगी। और बाकी अदर स्टेट हो गए इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर, तो वो सिचुएशन में लिमिट अप्लीकेबल है 150 lakhs, ठीक है। अब ये जो लिमिट मिलती है अप्लीकेबिलिटी में, आप थोड़ा ये डाल दो, अप्लीकेबिलिटी में आप यहां लिख सकते हो, ये जो अप्लीकेबल है कंपोजिशन लेवी, लिखना है तो लिख देना, मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग और ट्रेडर जो गुड्स में डील करते हैं, ओके, और ये स्पेशली सप्लाई ऑफ गुड्स, और एक सर्विस है और वो सर्विस है मैन्युफैक्चरर, ओके, वो सर्विस है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मार्जिनल सर्विस वाला कंसेप्ट समझ लो। ये मार्जिनल सर्विस यानी क्या? अब देखो 10(1) की कंपोजिशन स्कीम ये सप्लाई ऑफ गुड्स जो होता है उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और वहां 1.5 करोड़ का बेनिफिट दिया गया है। दूसरी बात यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे जो है ओके, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को दिया और एक ही सर्विस है, और वो सर्विस है रेस्टोरेंट कैटरिंग।
ओके, रेस्टोरेंट कैटरिंग के अलावा बाकी दूसरे सर्विस को यहाँ पे अगर आप प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हो तो यहाँ पे कंपोजिशन लेवी नहीं मिलती है। नाउ अगर रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो आपको 1.5 करोड़ तक का कंपोजिशन लेवी मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पे 10(2) में एक रिस्ट्रिक्शन डाला है, कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी। अगर 10(2) की एक रिस्ट्रिक्शन देखते हैं तो वो क्या कहता है कि वो कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस, यानी जो 10(1) का कंपोजिशन लेवी ले रहा है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट कैटरिंग। अब एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ कोई भी सर्विस नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, ना टैक्सेबल दे सकता ना एग्जाम दे सकता। ये 10(2) की कंडीशन है। आगे जाके तो कोई भी सर्विस नहीं दे सकता। ट्रेडर जब सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा तो उसके साथ कोई भी सर्विस नहीं दे सकता। रेस्टोरेंट कैटरिंग खुद एक सर्विस है। ओके, वो रेस्टोरेंट कैटरिंग के अलावा दूसरी कोई भी सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर सकता अंडर सेम पैन। ये रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। अब ये रिस्ट्रिक्शन डालने की वजह से ओके गड़बड़ क्या हो जाएगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो आ गए, गड़बड़ क्या हो जाएगी, तो ये तो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के हाथ ही बन जाएंगे। भाई आजकल के जमाने में थोड़ी बहुत सर्विसेज देनी पड़ती है अपने गुड्स के साथ, इसलिए ये थोड़ी बहुत सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजो अलाउ किया है। और वो ये अगर याद आए तो अच्छी बात, ओके, प्रोविजो 2 टू सेक्शन 10(1), कम ऑन, प्रोविजो 2 टू सेक्शन 10(1), और इसने थोड़ा यहाँ पे रियायत दी है। और ये रियायत दी है कि ये जो 3 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर, ये जो है कुछ लिमिट तक सर्विस दे सकते हैं अगर इन्हें कंपोजिशन लेवी रखना है। देखो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप दो जो आपको सर्विस देना है, लेकिन अगर हमारे से कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट लेना है तो 10(1) की स्कीम में आप इतने लिमिट तक जो है सर्विस दे सकते हो। इससे ज्यादा दिया तो उसी दिन कंपोजिशन लेवी विड्रॉ कर ली जाएगी। भाई यहाँ पे ओके कितने लिमिट तक दे सकते हो, तो मे सप्लाई सर्विसेज, ओके ये 3 लोग मे सप्लाई सर्विसेज अप टू वैल्यू कितना, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। किसका? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ओके, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 lakhs विच एवर इज हायर। और ये लिमिट स्टेट वाइज है। हर स्टेट में जहां पे भी आपकी ब्रांच होगी, ओके, उस स्टेट का जो टर्नओवर इन स्टेट होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ख्याल रहे, टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हाँ, और यूनियन टेरिटरी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, तो पिछले साल का उस स्टेट का जो टर्नओवर है, ओके, वो टर्नओवर का 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, इतने लिमिट तक आप करंट ईयर में अपने गुड्स के साथ सर्विस दे सकते हो। और जो गुड्स के साथ सर्विस दोगे वहां ओके आपको 1% का ही जीएसटी लगेगा। और ये लिमिट स्टेट वाइज है। और विच एवर इज हायर, लेट्स टेक एग्जांपल, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र होगा और वो 60 lakhs है, तो 60 lakhs का 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, मतलब 6 lakhs आपको मिल जाएगा। ओके, यहां ये लिमिट आपको हर स्टेट में मिलेगी। आपका राजस्थान में भी है तो राजस्थान में भी इतना लिमिट तक आप प्रोवाइड कर सकते हो। बट एग्रीगेट टर्नओवर, ओके, आप इतनी सर्विस दे सकते हो, बट एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR। डन 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 डन। चलिए, ओके, और ये कहते हैं कि जब आप पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो उसमें भी इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट नहीं लोगे। लेट्स टेक एग्जांपल, यानी इन सिंपल वर्ड एक लाइन में कहो कि आगे तो मैंने कहा है इंटरेस्ट का एलिमेंट आप कोई कैलकुलेशन में नहीं लोगे, ये मैंने यहां पे लिमिट में दिया है। ओके, अब वो क्या कहते हैं यहां पे ध्यान से सुनिएगा, वो क्या कहते हैं यहां पे ध्यान से सुनिएगा। ओके सुनो, जैसे पिछले साल मेरा टर्नओवर इन स्टेट था 60 lakhs इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 60 lakhs में से यहां पे 5 लाख इंटरेस्ट अमाउंट थी ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट। तो जब आप 10% का कैलकुलेशन कर रहे हो तो 60 - 5 यानी कितना बचा, 55 का 10% यानी कितना हुआ 5.5। तो 5.5 और 5 lakhs विच एवर इज हायर, मतलब मुझे करंट ईयर में कितना सर्विस अलाउ होगा, तो करंट ईयर में मैं यहां पे 5.5 तक का सर्विस दे सकता हूं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू मार्जिनल सर्विस लिमिट। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है एग्जाम के लिए। इससे
उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो गए वो ध्यान से देख के जाना, स्पेशली आरटीपी के क्वेश्चंस या फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है मार्जिनल सर्विस पे। ओके, अब ये फटाफट, कभी कभी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और ऐसे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं तो मार्क्स मत छोड़ना। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1) की स्कीम लेना है तो क्या कंडीशंस है? ओके, तो यहां पे ओके, पर्सन ऑप्टिंग फॉर 10(1) स्कीम, मैन्युफैक्चरर हो, कैटरिंग और ट्रेडर हो, कैनॉट सप्लाई एनी सर्विस अनलेस अलाउड। प्रोविजो 2 में जो अलाउ किया मार्जिनल सर्विस उतना अलाउ होगा, बाकी सर्विस नहीं देंगे। अगर बाकी सर्विस दिया तो उसी दिन कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी। ये ख्याल में रखना कि दीज कंडीशंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट फॉर प्रीवियस ईयर। कंडीशंस जो दी है ओनली फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसा हो सकता है कि भाई उसने लास्ट ईयर का डेटा दिया हो, तो लास्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट ईयर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो, इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हो, ईसीओ सप्लाई कर सकते हो, सर्विस कितना भी दो, हमें लास्ट ईयर से कोई कंसर्न नहीं। बस इतना ही है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR और 75 lakhs, बस उतना ही कंसर्न है। ओके, हम ये सारी कंडीशन जो एप्लीकेबल होगी वो करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगी दोस्तों। कम ऑन यार, कम ऑन, ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल होगी वो करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगी। मतलब क्या? मतलब आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में मार्जिनल सर्विस से ज्यादा अगर सर्विस दी तो उसी दिन कंपोजिशन लेवी प्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ होगी, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ होगी। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 CR है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 CR है। ओके, ये बात गलत है, अभी तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, अटेंडेंस लगाओ, जो भी रह गया अटेंडेंस लगाओ फटाफट। ओके, और अटेंडेंस कैसे लगाना है? लाइक करके। ओके, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ, रिवीजन में मजा आएगा, आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी बॉस। और ये चार्ट और ये क्वेश्चन यार, ओके बस इतना ही करो, मजा आ जाएगा। बोलो यस सर। ओके, तो चलिए यहां पे अब एक एग्जाम्पल लेता हूं, हम कहां थे? ओके, एग्जाम्पल लेता हूं, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ओके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, मैंने पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी किया हो, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 90 लाख था, 90 लाख था। तो ऐसे केस में मुझे कंपोजिशन लेवी मिल गई। अब कंपोजिशन लेवी में ये करंट फाइनेंशियल में अप्रैल में मेरा टर्नओवर हुआ, ध्यान रखना, अप्रैल में टर्नओवर हुआ 20 लाख, मई में हुआ 30 लाख, 50 लाख का हुआ। करंट ईयर में मैं 1.5 करोड़ तक 1% से टैक्स होगा, पर अभी तो 50 ही हुआ, 20 + 30 50 हुआ। ओके, तो 50 का 1% दिया। अब ओके, क्या हुआ कि मैंने सर्विस दे दी और सर्विस मार्जिनल लिमिट से ज्यादा दे दी। अब जैसे ही मैंने मार्जिनल लिमिट से सर्विस ज्यादा दे दी, कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। अरे सर 1.5 करोड़ नहीं, तुम्हारी मार्जिनल लिमिट खत्म हुई। अब तुमको जो भी मार्जिनल लिमिट मिली होगी, ओके वो खत्म हो गई, खत्म होते ही कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी। और अब इसके आगे रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं, इसके आगे जो है आपको जो टैक्स देना है वो टैक्स आपको नॉर्मल रेट से देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो था ये कंडीशन है। दूसरा, you are not engaged in supply of goods or supply of service which are non taxable under GST। मतलब क्या? मतलब देखो, आपको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, या फिर आपने कंपोजिशन लेवी ली और जिस दिन से आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दिया, नॉन टैक्सेबल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, उसी दिन कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर सर मैंने पिछले साल नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया तो पिछले साल कुछ भी करने यार, पिछले साल से मुझे कोई लेना देना नहीं। ओके, पिछले साल नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया होगा, प्रॉब्लम में ऐसा दिया होता है कि इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इंटरस्टेट सप्लाई किया, अलाउड, पिछले साल अलाउड है, बट एक ही कंडीशन है कि एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR और 75 लाख। ये सारी कंडीशन करंट ईयर में है। करंट ईयर में जिस दिन भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया हो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया हो गुड्स और सर्विस का मतलब क्या? देखो, इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई अलाउड है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि अगर आपने ओके दिल्ली से माल खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। अब इंटरस्टेट में क्या आता है? इंटरस्टेट में आता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया हो, सुनिए ध्यान से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया हो तो आपकी कंपोजिशन स्कीम उसी दिन विड्रॉ कर ली जाएगी, आपको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या? उसके बाद में
नॉट एंगेज इन ईसीओ सप्लाई, जहां टीसीएस कट होता है। अब ये तो ओके, यहाँ यस बेटा, अमेजोन के केस में, स्विगी के केस में, ओके, अगर आप अपना माल ईसीओ के थ्रू बेच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो, अमेजोन के थ्रू बेच रहे हो, समझ लो मैं एक ट्रेडर हूं, ओके, और मैं मैन्युफैक्चरर हूं, और मेरा माल मैं अमेजोन के थ्रू बेच रहा हूं, जो मेरा टीसीएस काटता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ओके, अंडर सेक्शन 52 टीसीएस काट रहा है, तो वो केस में जो ट्रेडर अमेजोन के थ्रू बेच रहा है, या फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहा है, या स्विगी के थ्रू बेच रहा है, या रेस्टोरेंट कैटरिंग स्विगी के थ्रू बेच रहा है, तो उससे 150 लाख की कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी करंट फाइनेंशियल ईयर में, ओके, या उसी दिन विड्रॉ हो जाएगी जिस दिन से उसने ईसीओ सप्लाई चालू कर दिया। ओके, नेक्स्ट, नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स में इस बार कुछ गुड्स ऐड किए, वो केयरफुली देख लेना। ओके, जैसे आपको याद होगा, तो अगर वो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर होगा, कम ऑन यार, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर होगा तो कंपोजिशन स्कीम जाएगी, ट्रेडर होगा तो मिलेगी, ओके, रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो मिलेगी, मैन्युफैक्चर होगा तो नहीं मिलेगी। लेट्स टेक एग्जांपल, आइसक्रीम दिया, एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ओके, ये जो है इस तो कभी कभी क्या आ जाता है कि डायरेक्टली आ जाता है कि टोबैको सब्स्टिट्यूट्स या एरिएटेड वाटर, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए, तो नोटिफाइड गुड्स है। और ये अगर मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। और फ्लाई एश ब्रिक्स, या हाँ, ये अभी नए ऐड हुए हैं, ओके, ये लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुई थी कि फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक्स फॉसिल मिल्स एंड एक्सेट्रा, तो ये थोड़ा बहुत अमेंडमेंट देख लेना वहां पे। ओके, तो ये कुछ एटम्स जो है अगर इसके मैन्युफैक्चर हो गए, कम ऑन, मैन्युफैक्चर हो गए, तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और उसके बाद में सीटीपी और एनआरटीपी। सर ये सीटीपी क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, आगे आएगा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो आप अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गए या एनआरटीपी हो गए, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गए, तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ओके, तो ये हमने देखा 10(2) की स्कीम। ओके, 10(2) की स्कीम जो है यहाँ पे कहाँ नहीं मिलेगी। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ओके, हाँ सॉरी, ये तो 10(2) था। चलो, हमने 10(1) और 10(1) के साथ 10(2). ओके, जो 10(1) की स्कीम ले रहा है उसको करंट फाइनेंशियल ईयर में ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अब 10(2) की स्कीम क्या है? 10(2) की स्कीम प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ओके, मैंने ओनली सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं कहा, प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ये प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या? मतलब आप ओनली सर्विस का बिजनेस कर रहे हो, जैसे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है, ओनली सर्विस का बिजनेस है, ट्रेनिंग कोचिंग ओनली सर्विस का बिजनेस है। तो अगर आप यहां पे सर्विस का बिजनेस कर रहे हो तो वो सिचुएशन में आपको 10(1) की स्कीम नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 10(1) की स्कीम को क्लियर कहती है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो नहीं। और ये भी मार्जिनल सर्विस की लिमिट जो मिली है वो मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और ट्रेडर को मिली है। अगर आप ओनली सर्विस देते हो तो 10(2) तो क्लियर कहता है कि नहीं मिलती है 10(1) की स्कीम। मतलब क्या? मतलब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको 1.5 करोड़ तक हम कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे। यार 1.5 करोड़ से सिर्फ 1% हमें टैक्स देगा, ये तो गलत है ना, कि 1.5 करोड़ तो ओनली 1%। नहीं, सर्विस प्रोवाइडर को हम 1.5 करोड़ का बेनिफिट नहीं देंगे। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर को अगर बेनिफिट लेना है तो 50 लाख तक का बेनिफिट देंगे, वो भी 6% के हिसाब से। ओके, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइडर के लिए दूसरी कंपोजिशन लेवी बनाई और 10(2) है। पर ख्याल रहे, ये स्कीम मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को मिल सकती है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को भी मिल सकती है जो इधर एलिजिबल नहीं हुए। जनरली थोड़ा ब्रॉड सेंस में समझ लो, फिर टेक्निकल वर्ड्स में जाता है। वो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, ओके, जिनके सर्विसेज डोमिनेंट है। जैसा मैं कोई यहाँ पे, मैं भी बुक सेल करता हूँ लेकिन मेरी ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस डोमिनेंट है, बुक्स छोटे कभी कभी सेल कर लेता हूँ, उसका भी ट्रेडिंग होता है। तो जो ऐसे ट्रेडर है, जैसे एक सर्विस सेंटर का मेन डोमिनेंट सर्विस है, कभी कभी ट्रेडिंग भी कर लेता है, स्पेयर पार्ट्स भी बेच देता है, तो वो ट्रेडर है या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ऐसा मत समझना कि ये ओनली सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ये वो भी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, ओके, जो 10(1) में एलिजिबल नहीं हुए, 10(1) में एलिजिबल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा है, मार्जिनल सर्विस से ज्यादा है। ओके, तो ऐसे छोटे ट्रेडर जिनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा है और मार्जिनल सर्विस से ज्यादा है, ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा है, मार्जिनल से ज्यादा है, और वो 10(1) 10(2) में एलिजिबल नहीं हुए, वो यहां पे 10(1) 10(2) में एलिजिबल नहीं हुए, वो 10(2) की स्कीम लेंगे। 10(2) ख्याल रखना, ऐसा लिखना है आपको, वो 10(2) स्मॉल ए नहीं लिखना है। ओके, समझा कि नहीं समझा? यस बोलिए। ओके, और यहां पे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अटेंडेंस लगाए कि नहीं लगाए? यस बोलिए। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में बेटा ध्यान सुनो
कि ये भी रजिस्टर्ड पर्सन को मिलती है हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है 50 लाख या उससे कम होना चाहिए। ओके, तो ही उसकी कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, और ये हर पर्सन को मिलेगी जो 10(1) 10(2) के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। ओके, मतलब एक प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं हुए, ध्यान सुनना, आप प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं हुए, तो फिर 10(2) में 50 लाख की स्कीम आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो आप अगर मैन्युफैक्चरर हो पर आपकी सर्विस बहुत ज्यादा है तो फिर आप यहाँ एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि सर्विस मार्जिनल सर्विस से ज्यादा है, तो फिर आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। आप अगर ट्रेडर हो और आपकी सर्विस बहुत ज्यादा है, प्रीडोमिनेंट सर्विस है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब ये 10(2) स्कीम प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहां तक समझा क्या? बोलिए यस। ओके, अब 10(2)A जो है, 10(2)A में सेम कंडीशन है जो हमने यहाँ पे, इसलिए देखो आपको बहुत अच्छा मैच करके दिया। 10(2)A की स्कीम लेना है 50 लाख की, तो उसमें भी आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए। अब देखो, पहली कंडीशन तो डाल नहीं सकते ना, क्योंकि इधर हमने पहली कंडीशन क्या डाली है कि वो सर्विस में नहीं होना चाहिए, यहां तो नहीं डाल सकते ना। ऐसे कैसे डालेंगे यार, ये स्कीम ही तो सर्विस प्रोवाइडर की है, अगर ये स्कीम ही सर्विस प्रोवाइडर की है तो यहां कैसे ये कंडीशन डालेंगे? तो यहां पे जो है, हाँ, बाकी कंडीशन सेम है कि उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, उसने ईसीओ सप्लाई नहीं करना चाहिए, वो नोटिफाइड गुड्स का, नोटिफाइड गुड्स यानी वही नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, और सीटीपी एंड आरटीपी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में ये कंपोजिशन स्कीम उसको यहां पे मिल जाएगी, और ये कंडीशंस हमने देखी। उसके बाद में प्रोविजो टू सेक्शन 10(2). ओके, प्रोविजो टू सेक्शन 10(2) क्या कहता है? यह कहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपोजिशन स्कीम, सॉरी प्रोविजो 10(2). 10(2) ये कहता है अगर ये स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। मतलब क्या? मतलब ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरी एक से ज्यादा ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गोवा में है, ओके, और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर सबका मिला के अभी छोटा है। भाई मैं ब्रांचेस तो बड़ी बना लेता हूँ, अलग अलग जगह बना लेता हूँ, पर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो है कम है। ओके, तो मुझे सिर्फ महाराष्ट्र में कंपोजिशन स्कीम लेनी है और अदर स्टेट में नहीं लेनी है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। अगर कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल होगी तो सबके लिए एलिजिबल होगी, मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। ओके, यानी कोई भी एक ब्रांच इन एलिजिबल हो गया, कम ऑन, कोई भी एक ब्रांच इन एलिजिबल हो गया तो उसको कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। अब देखो, समझ लो मैंने महाराष्ट्र में भी ली है, राजस्थान में भी ली है मेरी ब्रांच में, पर राजस्थान वाले ने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, जो राजस्थान की मेरी ब्रांच है उसने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, गया वहां विड्रॉ हुआ तो सबका विड्रॉ हो जाएगा, वहां विड्रॉ हो गया तो सबका विड्रॉ हो जाएगा। तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। और एक एग्जांपल लेता हूं, समझ लो आपकी ब्रांच मणिपुर में है और एक ब्रांच महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के लिए 1.5 करोड़ का लिमिट है, मणिपुर के लिए यहां पे 75 लाख का लिमिट है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 90 लाख होगा, एग्रीगेट मतलब महाराष्ट्र और मणिपुर का मिला के आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा? 90 लाख। अगर आप महाराष्ट्र के एंगल से देखो तो 1.5 करोड़ के नीचे है, लेकिन आप मणिपुर के एंगल से देखो तो 75 लाख के ऊपर है। तो 75 लाख के ऊपर है, इसलिए मणिपुर ब्रांच एलिजिबल नहीं हुआ। और बॉस, अगर मणिपुर ब्रांच एलिजिबल नहीं हुआ ना तो महाराष्ट्र को भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक को नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। ओके, तो आई होप आप ये तीनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे प्रोविजो टू सेक्शन 10(2) क्या कहता है, और सेम प्रोविजो 10(2) के स्कीम में भी है। यानी दोनों के लिए कॉमन प्रोविजो है कि अगर मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ओके, यहां पे यहां तक समझा नहीं समझा, मुझे आंसर दीजिए बेटा। यहां तक समझा नहीं समझा, फटाफट आंसर दीजिएगा। यस, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, समझा या नहीं समझा? वेरी गुड। चलो, अब सेक्शन 10(3) क्या कहता है? सेक्शन 10(3) कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपोजिशन स्कीम। मतलब अगर आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कंडीशन फुलफिल कर दिया, ये स्कीम में या ये स्कीम में कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दिया, तो आपको करंट ईयर में कितने लिमिट तक एलिजिबल होगा कंपोजिशन स्कीम? तो आपको उतना ही, मतलब इन करंट फाइनेंशियल ईयर, ओके, आपकी कंपोजिशन स्कीम करंट फाइनेंशियल ईयर, आपकी कंपोजिशन स्कीम उस दिन लैप्स हो जाएगी जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख या 50 लाख खत्म हो जाएगा। मतलब आप करंट ईयर में
क्या पूरा साल 1% 5% में दोगे? नहीं, आप जो है करंट ईयर में जो टैक्स दोगे 1.5 करोड़ तक, जिस ओके एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट सारी ब्रांचेस का मिला के 1.5 करोड़ तक या 50 लाख या 75 लाख तक, ओके आप यहाँ पे ये रेट में टैक्स दे सकते हो। भाई रेट क्या है कंपोजिशन स्कीम के? ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट क्या है कंपोजिशन स्कीम के? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो CGST SGST 0.5 मतलब 1% और 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट लेना है, क्योंकि आपको स्टेट वाइज टैक्स देना पड़ता है। कैटरिंग रेस्टोरेंट 2.5 ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, और ट्रेडर होगा तो 1% रेट है और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल, यहां स्पेशली सुनना, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और आप 10(2)A की स्कीम में होगे तो 6% का रेट दिया है। कम ऑन, 10(2)A की स्कीम में होगे तो आपको क्या, ओके 6% का रेट दिया है टर्नओवर इन स्टेट। और ये स्कीम ऑप्शनल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्कीम ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है। आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल स्कीम में जा सकते हो। एक जो मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं, डिफरेंस ये है कि पहले इसमें टर्नओवर इन स्टेट दिया है, दूसरे इसमें टर्नओवर इन स्टेट दिया है, और ये 6% में भी टर्नओवर इन स्टेट दिया है। लेकिन स्पेशली ट्रेडर के लिए जो गुड्स में सप्लाई करता है, उसके लिए टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी मैं टर्नओवर इन स्टेट कहूंगा तो आपको टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम प्लस नील, इसका 1% और 5% निकालना है। यानी उसमें अगर एग्जाम सप्लाई होगा तो वो भी ऐड करना है, नील रेट होगा वो भी ऐड करना है, और उसका 1%। मतलब ये हुआ सर हम ये 1% एग्जाम का भी देंगे। हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरर है, रेस्टोरेंट कैटरिंग है, तो आप तीनों का ऐड करके 1 और 5 दोगे। ओके, क्योंकि टर्नओवर इन स्टेट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई, नील रेट सप्लाई। एक्सपोर्ट होगा तो कंपोजिशन स्कीम मिलती नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो इंटरस्टेट है, नॉन टैक्सेबल तो इंटरस्टेट है। हाँ, लेकिन आपका एग्जम्प्ट होगा, ओके वोनली एग्जम्प्ट या नील रेट होगा, तो वो ऐड कर 1% होगा। लेकिन ट्रेडर के केस में, कम ऑन यार, ट्रेडर के केस में ओके टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द स्टेट, ट्रेडर के केस में ओके आपको एग्जम्प्ट ऐड नहीं करना है, ओके नील रेट ऐड नहीं करना है, ओनली टैक्सेबल लेना है। आपको लिखना है तो लिख देना यहां पे, डोंट ऐड एग्जम्प्ट और नील, डोंट ऐड एग्जम्प्ट और नील रेट, ये आपको ऐड नहीं करना है। डन। हाँ, अब जो 6% वाला स्कीम है 10(2)A का, ओके वो भी टर्नओवर इन स्टेट का है, उसमें भी टैक्सेबल। टर्नओवर इन स्टेट मतलब जब 6% निकालोगे तो आपको टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट, इसका 6% निकालना है। यानी आपको एक ही केस में टैक्सेबल लेना है, वो है ट्रेडर। बाकी सारे केस में आपको टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस ओके। तो आप जब करंट ईयर का कंपोजिशन लेवी में जीएसटी कैलकुलेट करोगे, करंट ईयर का कंपोजिशन लेवी में जीएसटी कैलकुलेट करोगे, तो आपको ट्रेडर के केस में सिर्फ टैक्सेबल का लेना है, बाकी के केस में आपको एग्जाम प्लस नील रेट सारा ऐड कर देना है। ओके, तो ये हमने देखा। चलो आ जाते हैं अदर कंडीशंस फॉर कंपोजिशन लेवी। ओके, कंपोजिशन लेवी की अदर कंडीशंस ये है कि आप आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप आईटीसी नहीं ले सकते, और आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते। उसके बाद में ओके यहां पे अगर आपने कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलती है तभी भी आपने ले ली, ओके जबकि नहीं मिलती है आपको कंपोजिशन स्कीम कुछ कंडीशंस के वजह से, क्योंकि आप इंटरस्टेट कर रहे हो या जो भी है, पर आप ले रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और सेक्शन 73 74 की एक्शन भी ली जाएगी और आपसे पूरा टैक्स भी मांगा जाएगा। उसके बाद में रूल 5 की कुछ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे और बिल ऑफ सप्लाई पे ओके आप 10(1) की स्कीम ले रहे हो या 10(2)A की स्कीम ले रहे हो, आप बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे और बिल ऑफ सप्लाई पे क्लियरली लिखोगे कंपोजिशन टैक्सेबल पेयर नॉट एलिजिबल फॉर सप्लाईज। मतलब आपके इनवॉइस में ये टाइटल होना बहुत जरूरी है, ये लिखा होना जरूरी है। और आप अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पे क्लियरली डिस्प्ले में लिखोगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये आप क्लियरली लिखोगे। ओके, उसके बाद में कुछ प्रोसीजर। ओके, कंपोजिशन स्कीम अगर आपको लेनी है, मैंने अब सारे पॉइंट्स कवर कर लिए बॉस, इतना पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो, हाथ खत्म। ओके, सारे पॉइंट्स मैंने। इंटीमेशन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब क्या? अगर आपको कंपोजिशन लेवी लेनी है,
ओके, तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। और आप इसके पहले अनरजिस्टर्ड थे, क्यों? क्योंकि 20 लाख तक का टर्नओवर तक आप अनरजिस्टर्ड हो। अब आज आपका 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, तो आज अगर आपका 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो रहा है और अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, तो जब पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में REG01 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक ऑप्शन होता है और वो है कि कंपोजिशन लेवी, उस पर आप टिक कर दो। उस पर टिक कर दो तो वही इंटीमेशन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही ले लिया और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख से नीचे है, तो वो सिचुएशन में आपको स्पेशल इंटीमेशन CMP-02 फॉर्म में देना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, मेरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखो, कंपोजिशन लेवी जो है आपको हर वो साल मिलेगी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 CR 75 लाख या 50 लाख से नीचे होगा। यानी समझ लो आपने ये साल कंपोजिशन लेवी लिया, नेक्स्ट ईयर नहीं मिला क्योंकि टर्नओवर बढ़ गया, उसके नेक्स्ट ईयर आपने वापस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि टर्नओवर कम होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो जब जब भी आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे जाएगा या 75 लाख या 50 लाख के नीचे लाएगा, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो इंटीमेशन CMP-02 में देना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है इंडिया में, तो क्या सभी जगह इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है? सभी जगह इंटीमेशन देना पड़ेगा क्या? नहीं। आपने अगर कोई एक प्लेस से, जैसे महाराष्ट्र से मैंने इंटीमेशन दे दिया कि मैं कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूं, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि पूरे इंडिया के ब्रांचेस के लिए एंड डीम टू बी एन इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन। सारे इंडिया के लिए आपने इंटीमेशन दे दिया। MCQ क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मुझे हर ब्रांच के लिए सेपरेट इंटीमेशन देना पड़ेगा? नहीं। उसके बाद में इफेक्टिव डेट, तो जनरली अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ से कम होगा, तो आपको पहले ही यानी ईयर स्टार्ट होने के पहले ही आपको यहां पे इंटीमेशन देनी पड़ेगी और आपको 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम लागू हो जाएगी। उसके बाद में वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जब तक आप सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तब तक आपकी कंपोजिशन स्कीम वैलिड रहेगी। पर जैसे ही आपने एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर दिया 150 लाख 50 या 75 या 10(2) की कंडीशन कोई फुलफिल नहीं की, उसी दिन आपकी कंपोजिशन लेवी विड्रॉ कर ली जाएगी। पर्सन सीजेस टू फुलफिल अबव कंडीशन, तो जैसे जो 10(2) की कंडीशन दी है या 10(2)A की कंडीशन दी है, जब तक वो फुलफिल करता है ठीक है। जब तक अगर वो यहाँ पे सीजेस टू फुलफिल, यानी अगर उसने कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गई तो उसको एक फॉर्म देना पड़ता है CMP-04 में। सर फॉर्म याद करने हैं क्या? नहीं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात, 7 डेज में देना पड़ेगा। क्या अब नेक्स्ट पॉइंट है, कंपोजिशन स्कीम से मैं वॉलंटरी बाहर आ सकता हूं क्या? अब मैं कंपोजिशन स्कीम ले लिया, लेकिन अब मुझे ना बाहर आना है कंपोजिशन स्कीम के, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा मशीन खरीद रहा हूं और मुझे ITC चाहिए। तो मुझे ITC चाहिए तो मुझे अब बाहर आना है, या मेरे अब कस्टमर B2B ज्यादा आ रहे हैं, मुझे बाहर आना है। अभी भी मेरा लिमिट बाकी है, 1.5 करोड़ का लिमिट मिला है, उसमें से 70 लाख का लिमिट मैंने यूज किया है और अभी बाकी 80 लाख का लिमिट बाकी है, पर मुझे बाहर आना है कंपोजिशन स्कीम के। आप बाहर कभी भी आ सकते हो, डरो मत। बस आपको एक फॉर्म देना है विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम का CMP-04 और आप बाहर कभी भी आ सकते हो। सर ये बताइए कि जब मैं बाहर आ रहा हूं तो मुझे रिट्रोस्पेक्टिवली पूरा टैक्स नॉर्मल रेट से देना पड़ेगा? नहीं, आपको प्रोस्पेक्टिवली जो आपने कंपोजिशन लेवी में दे दिया 70 लाख का, अब इसके आगे जो आप टैक्स दोगे वो नॉर्मल रेट से आप टैक्स दोगे। और जैसे आप कंपोजिशन लेवी से बाहर आ गए तो आपको अपने स्टॉक का पूरा डिटेल्स देना पड़ता है, एज वेल एज टैक्स इनवॉइस उसके बाद में इशू करना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम में फॉर्मेलिटीज कैसी होगी? तो कंपोजिशन स्कीम में फॉर्मेलिटीज होगी कि आप क्वार्टरली स्टेटमेंट दोगे, रिटर्न नहीं, क्वार्टरली स्टेटमेंट दोगे और हर क्वार्टर होने के बाद 18 तारीख को आप उसका GST पे करोगे गवर्नमेंट को। तो 18 को पे करोगे और स्टेटमेंट दोगे CMP-08 में। उसके बाद में रिटर्न जो आप फाइल करोगे वो पूरे ईयर का फाइल करोगे और वो 30 अप्रैल यानी 31 मार्च का ईयर खत्म होने के बाद आप 30 अप्रैल तक GSTR-4 दोगे और आप एनुअल रिटर्न भी दोगे GSTR-9A में। तो यहां तक हमारी प्रोसीजर सारी कंपोजिशन लेवी में खत्म हो जाती है। और मैंने यहाँ इंटरेस्ट के कैलकुलेशन दिए हैं, ये इंटरेस्ट के कैलकुलेशन देख लेना। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जब भी कोई कैलकुलेशन करो, आप क्या कैलकुलेशन करते हो कंपोजिशन लेवी में? एग्रीगेट टर्नओवर, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, करंट ईयर का। जब भी कोई एग्रीगेट टर्नओवर जब भी कैलकुलेट करो तो इंटरेस्ट मत लेना,
इंटरेस्ट मत लेना। ओके, जब भी आप टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट मत लेना। जब भी आप 10% का कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट मत लेना। इन शॉर्ट, आप जो है इंटरेस्ट कहीं पे भी कंसीडर नहीं करोगे ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। ओके, ये देखो, aggregate turnover of XYZ Limited in preceding financial year 152 lakhs, which includes interest on loan advances or deposit 3 lakhs. Whether composition levy is available in current financial year? Okay, 152 था, interest 3 लाख था, 152 minus 3 यानी 149 हुआ। yes, वो 150 से नीचे है। okay, तो मुझे composition levy मिल जाएगी। अगर आप 75 lakhs की लिमिट में हो तो वो डिडक्ट करो। आप सॉरी बेटा, आप 50 लाख की लिमिट में हो तो वो आप डिडक्ट करो। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। XYZ लिमिटेड हैज ऑप्टेड कंपोजिशन लेवी इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली। सॉरी बेटा, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ जाएगी आवाज आ जाएगी। हाँ, दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं। XYZ लिमिटेड हैज ऑप्टेड कंपोजिशन लेवी, सेकंड वाला। अब उसने कंपोजिशन लेवी ले लिया। ओके, और लिया मतलब उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था। करंट ईयर में टिल सितंबर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 155 लाख हुआ, जिसमें 10 लाख का इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। तो बताओ, करंट ईयर में तो मुझे कंपोजिशन लेवी 1.5 करोड़ तक मिलेगी, पर क्या मेरा लिमिट एग्जॉस्ट हो गया? नहीं। करंट ईयर का जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो 155 माइनस 10, मतलब आपका लिमिट जो अभी तक एग्जॉस्ट हुआ वो 145 हुआ। यानी अभी भी आप बचे हुए 5 लाख का आप यहां पे कंपोजिशन लेवी ले सकते हो। ओके, तो अभी भी आप जो है, यानी जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड, करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड। डन। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरर ऑफ PQR लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड कंपोजिशन लेवी इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, कंपोजिशन लेवी उसने ले लिया। ओके, अब आगे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है 20 लाख, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है 2 लाख, एग्जाम सप्लाई 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट 0.5 लाख। कैलकुलेट GST पेएबल। जब आप GST निकालोगे 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, पहली बात तो मैन्युफैक्चरर है तो इसका टैक्सेबल प्लस एग्जाम ऐड करना पड़ेगा। तो 20 गुड्स का लो, सर्विस 2 ले लो, 22 हो गया। एग्जाम भी ऐड करो, एग्जाम यानी क्या, कितना हो गया आपका 23। पर इंटरेस्ट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालते हो तो टर्नओवर इन स्टेट में भी इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर रहे हो। तो जब आप 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट दोगे तो आप उसमें इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे ABC लिमिटेड हैज टर्नओवर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल ABC लिमिटेड का महाराष्ट्र का टर्नओवर 80 लाख था। टर्नओवर इंक्लूड 7 लाख फॉर इंटरेस्ट, ये 80 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था।
वेदर एबीसी लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन करंट फाइनेंशियल ईयर, क्या उसे करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन लेवी मिलेगी? तो पहली बात तो एबीसी लिमिटेड है, महाराष्ट्र में था। ओके, अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स में है, ओके, और ये ट्रेडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, तो 80-7, पिछले साल का जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो 80-7 यानी कितना है? 73 आया, मतलब ही ये हुआ कि वो कंपोजिशन लेवी मिलेगी। अब आगे क्या पूछते हैं? ऑल्सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस अवेलेबल। जब आप करंट ईयर का मार्जिनल सर्विस लिमिट निकाल रहे हो तो आप कैसे निकालोगे करंट ईयर का मार्जिनल सर्विस लिमिट? ओके, तो पिछले साल का जो टर्नओवर इन स्टेट था, कितना था आपका टर्नओवर इन स्टेट पिछले साल का? 80 लाख, उसका 10%। पर ख्याल रहे, जब आप पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट लेते हो तो उसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना, इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना मतलब 80-7 यानी कितना हुआ? 73 का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, वो आपकी मार्जिनल लिमिट की सर्विस होगी। नाउ नीचे क्या दिया देखो, कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड वेयर मार्जिनल लिमिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर 7.3 लाख मिलेगा। ओके, इन करंट फाइनेंशियल ईयर टिल सितंबर एबीसी मेड सप्लाई ऑफ 75 लाख एंड सप्लाई ऑफ सर्विस 9 लाख। ओके, जिसमें इंटरेस्ट 2 लाख है, तो क्या उसकी लिमिट टू एग्जॉस्ट हुई? थोड़ा ये क्वेश्चन का समझ लो। आपको करंट ईयर में 7.3 लाख का मार्जिनल लिमिट मिला है सर्विस, यानी करंट ईयर में आप 7.3 लाख तक सर्विस दे सकते हो। अब उन्होंने सितंबर एंड तक का डेटा दिया, उन्होंने कहा कि गुड्स तो 75 लाख हो गया और सर्विस 9 लाख होगी। ओह, सर्विस 9 लाख होगी मतलब 7.3 के ऊपर चलेगी, तो 7.3 के ऊपर चलेगी तो क्या अब लिमिट विड्रॉ हो जाएगी क्या? नहीं। जब करंट ईयर का मार्जिनल लिमिट निकाल रहे हो तो उसमें भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड करो, मतलब 9-2 यानी 9-2 अगर आप एक्सक्लूड करोगे तो कितना हुआ? 7 अगर होता है तो वो अभी भी 7.3 के नीचे है। ओके, और 7.3 के नीचे है तो आपको जो है कम अभी भी सर्विस की मार्जिनल लिमिट 0.3 बाकी है। ओके, इन सिंपल वर्ड मेरा ये कहना है कि जो भी इंटरेस्ट सब में से एक्सक्लूड कर देना। अगर ये कहा एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूडेड, एक्सक्लूड, टर्नओवर इन स्टेट में एक्सक्लूड, ओके, प्रीवियस ईयर के टर्नओवर में होगा तो एक्सक्लूड, वो एक्सक्लूड करके कैलकुलेशन करना, या आपके मार्जिनल सर्विस में होगा तो एक्सक्लूड। ओके, तो इस तरह से ओके हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए यहां पे कंपोजिशन लेवी के। ओके, मजा आया बेटा? यस और नो? मजा आया क्या? चलिए, तो हमारे ये सुपर 50 के क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं। चैप्टर है आरसीएम। चैप्टर कौन सा है बेटा? आरसीएम। चलो देखो यहां पे, मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंपनी एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन person liable to pay goods and service tax, both supplier and recipients are located in India. पहला, XYZ लिमिटेड अवेल सर्विस ऑफ विमल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। XYZ ने सर्विस लिया और वो विमल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जीटीए का सर्विस लिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, बाय मतलब जीटीए का सर्विस लिया फ्रॉम रोड फ्रॉम फैक्ट्री लोकेटेड इन पुणे टू सातारा डेपो एंड पेड फ्रेट of rupees 1 lakh where GST is charged at the rate applicable. Vimal Goods Transport Agency is registered under GST and exercise the option to pay tax under forward charge. ओहो, तो अब यहाँ पे जीटीए जो है, जीटीए ने रजिस्ट्रेशन लिया है और फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए टैक्स दे रहा है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए टैक्स दे रहा है तो XYZ इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। ओके, उसका टैक्स जीटीए ही देगा। What will be your answer if GTA is not exercise the option to pay tax under forward charge? अगर GTA फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन नहीं लेता है, देन रिसिपिएंट इज द बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, हु इज लायबल टू पे फ्रेट। तो 1 लाख पे रिवर चार्ज में यहाँ पे कौन टैक्स देगा? तो ओके, 1 लाख पे XYZ लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है और रिवर चार्ज में टैक्स देगा। ओके, यहाँ पे चलिए, और वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, वो रजिस्टर्ड पर्सन भी है, ओके, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी भी है, तो रिवर चार्ज में जीटीए टैक्स देगा। देखो, और लिखना कैसे, लिखना इसको, ओके, राइटिंग प्रैक्टिस में पहले लीगल प्रोविजन क्या है, फिर डिस्कशन क्या है, बहुत अच्छा तरीका है लिखने का। 9.3 में, ओके, रीड विथ नोटिफिकेशन, इफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय रोड बाय जीटीए टू ए स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, द बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश अंडर लॉ और लायबल टू पे टैक्स। लेकिन
लेकिन अगर जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो वो केस में जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा. इन गिवन केस XYZ लिमिटेड इज अ स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, अ बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ. However, GT exercise the option to pay forward charge. Okay, tax invoice में भी वो डिक्लेयर कर रहा है. Therefore, Vimal Goods Transport Agency is liable to pay tax and not XYZ. लेकिन in second case GT has not exercised the option, then XYZ Limited उसका टैक्स पे करेगा. भाई समझ में आया क्या? पहला ए समझ में आया तो ए टाइप कीजिएगा फटाफट. उसके बाद में नेक्स्ट, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन कंपनी, XYZ Limited availed legal service from VHB and Company, partnership firm of advocate. भाई XYZ ने लीगल सर्विस लिया और लीगल सर्विस जो लिया वो पार्टनरशिप फर्म से लिया. तो अगर पार्टनरशिप फर्म से लीगल सर्विस लिया और ये बिजनेस एंटिटी है इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो क्या यहाँ रिवर चार्ज लग जाएगा? यस, रिवर चार्ज लग जाएगा. तो देखो बी यहाँ पे. ओके, बी क्या कहता है? सेक्शन 9(3) में लीगल सर्विस अगर आप लेते हो, ओके, सेक्शन 9(3) में लीगल सर्विस आप लेते हो और फर्म ऑफ एडवोकेट ऑफ बिजनेस एंटिटी, तो वो केस में यहाँ पे बिजनेस एंटिटी लायबल होगी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. चलिए नेक्स्ट, थर्ड. ओके, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विस टू XYZ लिमिटेड फॉर ₹14 लाख. गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को देता है अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर चार्ज है. तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वेसल और एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस है और उसने XYZ को दिया तो यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज आ जाएगा. आंसर आप देख सकते हो. नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू मिस्टर भगत फॉर कल्चरल इवेंट. अब देखो स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया और ये XYZ ने दिया और मिस्टर भगत को दिया. तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में हमने क्या देखा था? स्पॉन्सरशिप सर्विस में हमने ये देखा था कि सर्विस प्रोवाइडर इज एनी पर्सन, और सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दिया या पार्टनरशिप फर्म को दिया तो रिवर्स है. यहां सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दिया, यहां पे सर्विस इंडिविजुअल को दिया तो यह रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, डी क्लॉज में वो फॉरवर्ड चार्ज में लायबल होगा. ओके, सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को दिया तो रिवर्स है. कंपनी ने सर्विस इंडिविजुअल को दिया इसलिए वहां फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल किया जाएगा. ये समझ में आया? चलिए. ओके, ई, XY Limited also provides service to Star Industry Limited USA, value of being 7 lakhs. अब XYZ Limited ने सर्विस दिया स्टार इंडस्ट्रीज को USA, वैल्यूइंग 7 लाख, बाहर सर्विस दिया तो यहाँ रिवर्स चार्ज का सवाल ही नहीं आता है. ओके, ये एक्सपोर्ट सर्विस हो सकती है और यहाँ जीरो रेट का बेनिफिट मिल सकता है. उसके बाद में मिस्टर एक्स इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय ऑफ XYZ Limited. अच्छा, आउट ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन अमाउंटिंग 1,25,000, 60,000 has been declared as a salary. The book in the books of XYZ, TDS 192 में है. However, 65,000 disclosed separately as a salary, जिसका TDS 194J में है. तो फिर रिवर चार्ज कब आएगा? पहले तो आपको ये बता दूं, अगर आपका TDS 192 में डिडक्ट हुआ होगा तो वो सैलरी है, शेड्यूल 3 अप्लाई हो जाएगा, उसके ऊपर GST नहीं आएगा. लेकिन अगर आपका TDS, सुनो, अगर आपका TDS 194J में क्यों ना वो रेम्यूनरेशन हो, सैलरी हो, पर TDS 194J में डिडक्ट हुआ है तो वो सर्विस है और वो सर्विस में XYZ लिमिटेड रिवर चार्ज में लायबल हो जाएगा. आप आंसर देख सकते हो इसका. ओके, एक बार ये जो आंसर मैं भी रीड कर लेता हूँ, कोई करेक्शन नहीं तो करेक्शन भी कर सकते हैं. ई एफ देखो, रेम्यूनरेशन डिक्लेयर्ड एज अ सैलरी ऑफ द कंपनी अंडर 190 तो शेड्यूल 3 में आ जाता है और 194J में तो आउटसाइड द शेड्यूल 3 आ जाता है. और अगर वो आउटसाइड द शेड्यूल 3 है तो 9(3) के हिसाब से अगर डायरेक्टर ने सर्विस यहाँ पे कंपनी को दी तो रिवर चार्ज में कंपनी लायबल होगी. इसलिए 60,000 तो नॉन टैक्सेबल हो गए, लेकिन 65,000 ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 है इसलिए टैक्सेबल हो जाएंगे और रिवर चार्ज में कंपनी उसका टैक्स देगी. डन. चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, रेंटिंग इनकम रिसीव्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम रेंटिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड. महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी XYZ को दिया और XYZ रजिस्टर्ड है. तो अगर रजिस्टर्ड है तो यार रिवर चार्ज में लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? XYZ पे आएगी और उसका टैक्स कौन पे करेगा? XYZ पे करेगा. ठीक है. उसके बाद में मिस्टर एक्स सबमिट अ कैब रिक्वेस्ट टू स्पीड कैब फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई. स्पीड कैब इन मोबाइल एप्लीकेशन ओन एंड मैनेज बाय स्मार्ट कैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड. मिस्टर एक्स ने जो है, जो डायरेक्टर था, एक कैब बुक किया ECO के थ्रू और वो ECO के थ्रू जो कैब बुक किया, ओके, यहाँ पे फॉर ट्रेवलिंग. तो अगर कोई सर्विस ECO के थ्रू बुक होती है तो उसका टैक्स कौन पे करेगा? स्मार्ट कैब टेक्नोलॉजीज उसका टैक्स पे करेगा.
ओके तो लाइबिलिटी अगर आप एच देखते हो तो एच में लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, सेक्शन 9(5) के हिसाब से। अगर ओके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होगी, कैब के थ्रू होगा, तो लाइबिलिटी ईसीओ पे आएगी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी स्मार्ट कैब टेक्नोलॉजीज पे लाइबिलिटी आएगी, मिस्टर एक्स या कंपनी पे उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट, XYZ Limited has availed service by way of renting of motor vehicle from Mr. Poonawalla for total consideration of rupees 1.5 lakhs, including cost of fuel. Mr. Poonawalla opted to pay 5% and avail input tax credit of input services received from supplier of same kind. यानी लिमिटेड सर्विस है और 5% है, वो आईटीसी ले रहा है पर लिमिटेड सर्विस का मिल रहा है। ओके तो who is engaged in the same line of business? Would answer differ if service by of renting of motor vehicle was taken by manager of XYZ Limited on his own account? अब देखो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या पढ़ा था, अगर रेंटिंग, पहला पॉइंट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होगा, दूसरा डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा, तीसरा कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होगा, चौथा वो 12% के ऑप्शन में नहीं आ रहा होगा, पर्सन एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा। तो पूनावाला मिस्टर पूनावाला यानी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होगा, तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप केयरफुली पढ़ते हो तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो वो केस में यहाँ पे XYZ लिमिटेड लायबल रहेगा। लेकिन अगर ये जो है सर्विस मैनेजर ने ली और मैनेजर कंपनी के नाम का बिल नहीं लिया, उसने खुद के अकाउंट पे लिया, कंपनी के नाम का बिल नहीं लिया, तो ऐसे केस में अगर ये सर्विस मैनेजर ने ली होगी तो वो इंडिविजुअल ने ली मानी जाएगी, और वो इंडिविजुअल ने ली ये मानी जाएगी तो वो केस में जो जीएसटी आएगा वो रिवर्स चार्ज में नहीं फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो देखो ओके पॉइंट नंबर आई, अगर हम पॉइंट नंबर आई देखते हैं, एच और आई, हाँ ओके 9(3) की सारी कंडीशन है। ओके मिस्टर पूनावाला सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू XYZ, तो XYZ लायबल होगा। लेकिन अगर वो सर्विस यहाँ पे पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लेता है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा, मिस्टर पूनावाला उसका टैक्स देगा 5% से। ओके मिस्टर पूनावाला उसका टैक्स देगा 5% से। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये तो हो गया जे। Mr. X visit Goa for business trip where hotel owner provide accommodation through electronic commerce operator. होटल बुक किया और होटल बुक किया कूल ट्रिप, होटल ओनर इज नॉट लायबल टू जीएसटी अंडर टैक्स। अगर होटल नहीं लायबल है तो फिर ईसीओ टैक्स देगा, वुड योर आंसर डिफर इफ ईसीओ कूल ट्रिप डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया? अगर ईसीओ कूल ट्रिप का फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव टैक्स देगा, पर टैक्स तो ईसीओ देगा। पर अगर होटल लायबल टू रजिस्टर्ड होता, तो लायबिलिटी फिर होटल वाले पे आ जाती। लास्ट, XYZ लिमिटेड प्रोवाइड सर्विस बाय ऑफ रेंटिंग its warehouse to Mr. Chirag, goods dealer, registered under GST for storing perishable goods. कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी तो वो तो टैक्सेबल रहेगा ही, और वो फॉरवर्ड चार्ज में होगा। ड्वेलिंग अगर रजिस्टर्ड को देते तो रिवर्स चार्ज में, ये तो वेयर हाउस है, कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है, वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। तो ये था एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। मिस्टर गोयल गंगा, अ प्रमोटर एंड बिल्डर, okay, promoter and builder under GST started new project Royal House. Total cost of project 300 crores. For that it purchased of following input or input service during the financial year. ठीक है, उसने इनपुट अदर देन सीमेंट खरीदा और वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 2,52,000 का। इनपुट परचेस फ्रॉम मिस्टर अनिल जो अनरजिस्टर्ड है 1,20,000 का। इनपुट सर्विसेज सुभाष एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड से खरीदा 48,000 का। टोटल उसकी परचेस 4,20,000 है। अब हमने क्या देखा, जो उसकी टोटल परचेसेस है उसका मिनिमम 80% रजिस्टर्ड से होना चाहिए और 20% अनरजिस्टर्ड से होना चाहिए। अगर कुछ शॉर्टफॉल हुआ तो जितना शॉर्टफॉल होगा उसका रिवर्स चार्ज आ जाएगा। देखते हैं दूसरा, व्हाट वुड योर आंसर इफ मिस्टर गोयल गंगा परचेस सीमेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड सप्लायर एज अंडर। सीमेंट होगा तो जो भी उसने अनरजिस्टर्ड से खरीदा वहां पे रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, रेट दिया 18%, सीमेंट के 28%। देखो तो यहां अगर मैं कैलकुलेशन लूं, टोटल आपकी परचेस 420 है, उसमें से आपने 252 का रजिस्टर से खरीदा, मतलब 60% ही आपने खरीदा। तो 60% खरीदा तो आपका शॉर्टफॉल 20 हो गया, क्योंकि मिनिमम 80 खरीदना चाहिए था, जिसमें से आपने 60 खरीदा, शॉर्टफॉल 20 हो गया। तो जो शॉर्टफॉल 20 हो गया, ओके 84,000 का रिवर्स चार्ज में प्रमोटर पे लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, जहां तक बात सीमेंट की है तो सीमेंट पूरा ओके पूरा रिवर्स चार्ज में आएगा 84,000।
ठीक है। जहां तक बात सीमेंट की है तो सीमेंट तो पूरा रिवर चार्ज में आएगा। तो सीमेंट ओके, अमन से खरीदा, एबीसी के लिए खरीदा, तो ये पूरा रिवर चार्ज में लाइबिलिटी 28% की ओके वो प्रमोटर पे ही आएगी। तो ये हमने प्रॉब्लम देखा। इस तरह से हमने सेक्शन 93, 94 और 95 पर प्रॉब्लम देखे। ठीक है। चलिए बेटा, फटाफट यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, जो कॉम्प्रहेंसिव प्रॉब्लम मैंने बनाया, बड़ा मज़ेदार प्रॉब्लम है। कॉम्प्रहेंसिव प्रॉब्लम यहाँ देखेंगे जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर करने की मैंने कोशिश की है। दो प्रॉब्लम यहाँ हम सॉल्व करेंगे और आप भी घर पे लिख कर देखो, सॉल्व करके देखो। ठीक है। चलिए, ये देखिए, मिस्टर अमर इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म। भाई कंसल्टेंसी फर्म चला रहा है, मतलब सर्विस है। ओके, एंड ऑल्सो रेडीमेड गारमेंट्स। ओहो, रेडीमेड गारमेंट मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स भी है। ओके, शोरूम विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन। ओके, एक ही पैन में है। टर्नओवर ऑफ शोरूम इज 35 lakhs एंड रिसिप्ट ऑफ कंसल्टेंसी फर्म इज 15 lakhs। मतलब ट्रेडिंग कर रहा है 35 lakhs की और कंसल्टेंसी फर्म की रिसिप्ट 15 लाख है इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। अलग अलग सिचुएशन में आप इंडिपेंडेंटली आंसर दो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, एक सिचुएशन दूसरे से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। पहला, वेदर मिस्टर अमर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्या अमर को कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या अंडर सेक्शन 10? अज्यूम टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 lakhs। ओके, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 lakhs है। चलो, अब देखो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का उसका टर्नओवर जो है वो 10 lakhs है। 10 lakhs है तो इसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या? कंपोजिशन स्कीम में दो स्कीम है। ओके, एक स्कीम है यहाँ पे 10(1) की स्कीम और एक है 10(2)(a) की स्कीम। एक है 10(2)(a) की स्कीम। ओके, 10(1) की स्कीम क्या कहती है? इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके सॉरी, 10(1) की स्कीम किसको मिलती है? तो 10(1) की स्कीम ट्रेडर को। ओके, गिवन केस में ट्रेडर है, प्लस ओके वो सर्विस दे सकता है और सर्विस मार्जिनल लिमिट तक वो यहाँ पे सर्विस दे सकता है। मार्जिनल लिमिट तक वो सर्विस दे सकता है। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो पहला कंडीशन, ओके 10(1) में देखते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 1.5 CR और 75 lakhs। तो चलो अच्छी बात है। ओके, तो वो तो कम है। कम है तो वो करंट ईयर में जो है यहाँ पे ओके करंट ईयर में 10(1) की स्कीम ले सकता है। लेकिन 10(1) की स्कीम में उसको जो है ओके मार्जिनल लिमिट कितनी मिलेगी? तो उसको मार्जिनल लिमिट मिलेगी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर स्टेट है उसका 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर। मतलब 5 lakhs ही लिमिट मिलेगा। जबकि प्रॉब्लम ये कहता है कि उसने सर्विस 15 लाख की दी हुई है। ओके, मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि ओके अगर आप अच्छे कंसल्टेंट हो और उसका 15 लाख का सर्विस है तो फिर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 10(1) में वो एलिजिबल नहीं हो सकता। क्यों 10(1) में एलिजिबल नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी सर्विस एलिमेंट मार्जिनल सर्विस से ज्यादा है। इवन दो गारमेंट्स है, ट्रेडर मतलब वो गारमेंट 35 lakhs का वो बिजनेस कर रहा है गुड्स का, लेकिन साथ साथ में मार्जिनल लिमिट से ज्यादा सर्विस है, इसलिए वो 10(1) में एलिजिबल नहीं होगा फॉर कंपोजिशन लेवी। तो उसने कौन सा लेना चाहिए? 10(2)(a) स्कीम ज्यादा उसके लिए बेटर है। पर 10(2)(a) स्कीम की कंडीशन क्या है? 10(2)(a) स्कीम की कंडीशन ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख। तो क्या इसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल 50 लाख से नीचे? यस, उसका 10 लाख ही है। 10 लाख ही है तो यस 10(2)(a) के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ओके, 10(2)(a) के लिए कौन एलिजिबल होता है? जो 10(1) के लिए एलिजिबल नहीं। तो 10(1) के लिए यहाँ एलिजिबल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो मार्जिनल लिमिट से ज्यादा सर्विस दे रहा है, इसलिए वो यहाँ पे उसको लेके कोई फायदा नहीं, वो एलिजिबल नहीं होगा, उसकी स्कीम इमीडिएट विड्रॉ हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो 10(2)(a) में जाए और 10(2)(a) में ओके प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 लाख है तो वो बिंदास यहाँ पे सर्विसेज 15 लाख तक की दे सकता है। और लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ 1% का रेट मिलता था, अब 1% का नहीं मिलेगा, उसको 6% का रेट मिलेगा। अगर आपको ये पहला पॉइंट समझा होगा ए, तो यस ओके टाइप कीजिएगा ए। ओके, ए टाइप कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे अब मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रीड करता हूँ। समझा क्या? पहले ये बताओ, ए टाइप करके बताओ। देखो, एज पर सेक्शन 10(1) रीड विद सेकंड प्रोविजो, पर्सन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस कैन ऑफर कंपोजिशन स्कीम विदाउट एनी लिमिट ओके फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अ पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 10(1) may supply services other than restaurant in current financial year a value not exceeding higher that is 10% or 5 lakhs whichever is higher। मतलब जो भी 10(1) के लिए सर्विस एलिजिबल कर रहा है ओके रेस्टोरेंट और कैटरिंग छोड़ के बाकी वो कोई भी सर्विस ओके मार्जिनल लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकता है।
ओके 10(2)(a कहता है कि इफ एनी पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट अलाउड अबव देन वो इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर कंपोजिशन स्कीम, इसलिए। लेकिन 10(2)(a क्या कहता है, ये 10(2)(a कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो एलिजिबल नहीं होता है 10(1) 10(2) में और उसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख से नीचे है, ओके, तो वो 10(2)(a में कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। और 10(2)(a में कंपोजिशन स्कीम, ओके 10(2)(a में वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है और फिर उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, ओके, और नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए। ये मैंने कॉमन लीगल प्रोविजन ली सारे सिचुएशन के लिए। तो पहले केस में मिस्टर अमर इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) बिकॉज ही इज अप्लाइंग फॉर कंसल्टेंसी ऑफ 15 lakhs इन करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज मोर देन 5 lakhs, but Mr. Amar can offer composition scheme under 10(2)(a as his aggregate turnover of preceding financial is 10 lakhs which does not exceed 50 lakhs। वो 10(2)(a में ले सकता है, 10(1) में नहीं ले सकता है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा एक करेक्शन कर लेना, वेदर मिस्टर अमर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) कर देना, यहाँ पे करेक्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आपने करेक्ट कर लेना 10(1). उसके बाद में सेकंड, इफ इंस्टेड ऑफ कंसल्टेंसी एजेंसी मिस्टर अमर इज रनिंग रेस्टोरेंट सर्विस वेदर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर वो कंसल्टेंसी ना दे और कंसल्टेंसी के जगह जो वो सर्विस दे रहा है, ओके, वो सर्विस, ओके, ट्रेडिंग यानी गारमेंट्स के साथ जो सर्विस दे रहा है वो सर्विस रेस्टोरेंट दे रहा है, ओके, रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है। अगर रेस्टोरेंट दे रहा है तो बॉस उसको 10(2)(a में जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको 10(1) में मिल जाएगा। ओके, रेस्टोरेंट 10(1) में कितना भी अलाउड है, ओके, 10(1) में ही मिल जाएगा, रेस्टोरेंट 10(1) में कितना भी अलाउड है। हाँ, अगर अदर सर्विसेज आप दे रहे हो तो वो मार्जिनल लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो मार्जिनल लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो रेस्टोरेंट देता है तो बी का आंसर क्या है, तो इफ मिस्टर अमर इज प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस विच आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), रीड विथ second proviso of 10(1) without any limit for providing such service hence not become ineligible under 10(2)(a also। मतलब क्या, उसको 10(1) की ही स्कीम मिल जाएगी, ओके, 10(2)(a में, ओके, 10(2) कैपिटल ए में जाने की जरूरत नहीं है। और जो 10(2) में रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, कंडीशन है, वो अदर देन रेस्टोरेंट के लिए है, इसलिए यहाँ पे, ओके, बी क्लॉज में उसको 10(1) की स्कीम मिल जाएगी। बी समझा होगा तो बी फटाफट बी टाइप कीजिएगा, मेरे साथ इंटरेक्टिव रहिएगा, प्लीज मेरे साथ इंटरेक्टिव रहिएगा, ओके, बी टाइप कीजिएगा। उसके बाद में सी देखो, इफ टर्नओवर ऑफ गारमेंट शोरूम इज रुपीज 1.5 करोड़ इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड देयर इज नो कंसल्टेंसी फर्म वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, मतलब ओके, उसका टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ गारमेंट्स का होता और गारमेंट्स का टर्नओवर 1.5 CR होता, तो क्या उसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाती? ओके, बिल्कुल मिल जाती, क्योंकि अब वो एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स है, उसकी कोई सर्विस है नहीं। तो क्या, ओके, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 1.5 CR, डॉट 1.5 CR है तो उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। तो यहाँ पे सी देखो क्या कहते हैं, okay, yes, Mr. Amar being a trader eligible for composition scheme under 10(1) and his aggregate turnover does not exceed 1.5 CR in preceding financial year। तो सी समझा होगा तो फटाफट सी टाइप करो, सी समझा होगा तो फटाफट सी टाइप करो। ओके, उसके बाद में डी, Mr. Amar has registered office in Maharashtra and Punjab and supplies the goods in neighboring state। ओके, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र और पंजाब में और नेबरिंग स्टेट को सप्लाई कर रहा है, मतलब वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है। अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो कंपोजिशन स्कीम किसी में नहीं मिलेगी, ओके, ना 10(1) में मिलेगी ना 10(2)(a) में मिलेगी। तो अगर यहाँ पे आप डी का आंसर देखते हो तो अगर वो नेबरिंग स्टेट को सप्लाई कर रहा है मतलब ही वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगर डी समझा होगा तो फटाफट डी टाइप करो। उसके बाद में ई, ओके, ई देखो, मिस्टर अकबर हु इज द ब्रदर ऑफ मिस्टर अमर इज मैन्युफैक्चरर ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हिज टर्नओवर फॉर द ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ही वांट टू टेक एडवाइस फ्रॉम मिस्टर अमर फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी। अमर का एक ब्रदर है अकबर और वो ओके बिल्डिंग ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है बिल्डिंग ब्रिक्स, ओके, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है। अमर से वो एक कंसल्टेंसी चाहता है कि उसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप क्या कहते हो? ओके, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ई में बताओ फटाफट। बिल्डिंग ब्रिक्स बना रहा है, 10(1) की स्कीम 1.5 करोड़ का कंपोजिशन स्कीम चाहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स से मिलेगी या नहीं मिलेगी? ओके, मैंने पूछा आंसर दो, मिलेगी या नहीं मिलेगी? चलो, ऑब्वियसली बेटा, अगर आपको याद होगा तो बिल्डिंग ब्रिक्स जो है वो यहाँ पे
ओके एक्सेप्शन में आती है और उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, इसलिए पॉइंट ई अगर आप देखते हो ओके तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्रिक्स इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10(2)(e) ओके इसलिए उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी एंड ही इज द मैन्युफैक्चरर ओके ऑफ दैट बिल्डिंग ब्रिक्स, इसलिए उसको नहीं मिलेगी। ओके उसके बाद में ओके ई हो गया एफ। कैन मिस्टर अमर हैविंग a registration in multiple state ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम इन ओनली वन स्टेट एंड नॉट इन अदर स्टेट? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो सारे स्टेट के लिए लेना पड़ेगा। ओके यू कैन नॉट ऑफ फॉर वन स्टेट एंड कैन नॉट अल्यू अनदर स्टेट। मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। एक भी इनएलिजिबल होता है तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। अगर एफ पॉइंट समझा होगा तो फटाफट एफ टाइप कीजिएगा। Now G point. Can Mr. Amar, who has opted to pay tax under composition scheme, avail input tax credit on his inward supply and collect the tax on his outward supply? No. Okay, अगर सेक्शन 10(4) की कंडीशंस आपको पता होगा तो 10(4) की कंडीशन है कि वो आईटीसी नहीं ले सकता और वो आउटवर्ड टैक्स भी यहाँ पे ओके टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। चलो जी हो गया एच। Okay. Mr. Amar availing composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 in Maharashtra. During financial year, he crosses the turnover of 1.5 crores in the month of December. उसका turnover current year में December में cross हो गया. Will he allow to pay tax under composition scheme for remaining the year till 31st March? अब उसका दिसंबर में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर क्रॉस हो गया तो क्या वो पूरा साल कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? नहीं। जैसे उसका टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगा, उसे इंटीमेट करना पड़ेगा, वहां कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी और उसे नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके आंसर दिया है, आप रीड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एच समझा होगा तो फटाफट एच टाइप कीजिएगा। व्हाट आर द पिनल कॉन्सिक्वेंसेज इफ मिस्टर अमर ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम विच ही इज इन्वॉल्व इन वायलेशन ऑफ कंडीशन? मतलब क्या, अगर उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल रही है तभी उसने लिया तो क्या पिनल प्रोविजन है? तो सेक्शन 73 और ओके सबसे पहले तो उसको टैक्स देना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम के हिसाब से, उसको टैक्स नॉर्मल स्कीम के हिसाब से देना पड़ेगा, प्लस सेक्शन 73 एंड 74 का एक्शन उसके अगेंस्ट में हो सकता है। ओके उसके बाद में आर मंथली रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय मिस्टर अमर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम? नहीं। ईयर रिटर्नली है या ओके सॉरी ईयर जो है वो सॉरी रिटर्न जो है वो ईयरली है और ईयर की रिटर्न होने के बाद उसका ड्यू डेट है 30 अप्रैल ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, तब तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है और वो जीएसटीआर 4 में फाइल करना पड़ता है। क्वार्टरली स्टेटमेंट और पेमेंट है, रिटर्न ईयरली है। Okay. Can the option to pay tax under composition levy be exercised by Mr. Aniket, who is a relative of Mr. Amar, at any time of the year? नहीं इसको कैन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी बी एक्सरसाइज बाय मिस्टर अनिकेत हु इज द रिलेटिव ऑफ मिस्टर अमर एट एनी टाइम? नहीं। ओके कंपोजिशन स्कीम आप कभी भी नहीं ले सकते हो। आपको जो कंपोजिशन स्कीम लेना है वो 1 अप्रैल से, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो 1 अप्रैल से लेना पड़ता है, जिसकी इंटीमेशन आपको ईयर स्टार्ट करने के पहले देना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन मैंने कवर करने की कोशिश की इन अ सिंगल प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस और नो? चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड और मैन्युफैक्चरर हैविंग द ओनली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी टू ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड ऑल्सो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मेसर्स XYZ लिमिट प्राइवेट लिमिटेड। पहले तो मैन्युफैक्चरर है, अंडरलाइन कर दो। मैन्युफैक्चरर है, अंडरलाइन कर दो। ओनली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र, एक ही ब्रांच है महाराष्ट्र में। डिटरमाइन एलिजिबिलिटी टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम एंड ऑल्सो कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड on the basis of following information, assuming that total value of service provided by company in preceding financial year within the allowed limit 10(1) except interest and restaurant service, वो दिया गया है नीचे। पिछला साल ओके XY और XYZ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 90 लाख पिछले साल था। करंट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा दिया है और करंट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 20 लाख तक हुआ है टैक्सेबल सप्लाई। उसके बाद में एग्जाम सप्लाई दिया है ऑफ गुड्स, एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिया है, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस दिया है, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई भी दिया है, रेस्टोरेंट सर्विस दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट पिछले साल का दिया है और करंट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का दिया है। नाउ सबसे पहले आपको यह बताना है कि उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या।
अगर कंपोजिशन स्कीम मिलेगी और ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो या कोई हो, जब भी हम पिछले साल लेंगे तो हम पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर लेंगे और एग्रीगेट टर्नओवर में सारे सप्लाई लेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में सारे सप्लाई लेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये इंक्लूड होगा क्या? यस। ये इंक्लूड होगा क्या? यस। ये इंक्लूड होगा क्या? यस। ये भी होगा और ये भी होगा, पर इंटरेस्ट कंसीडर नहीं होगा। आपको याद होगा तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त इंटरेस्ट कंसीडर नहीं होगा। तो सेक्शन 26 के हिसाब से हम एग्रीगेट टर्नओवर जब लेते हैं तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई हम कंसीडर करते हैं, लेकिन उसमें एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से हम इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते, इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है। इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर मैं निकालने जाऊं तो आपका इंटरेस्ट छोड़ के पूरा एग्रीगेट टर्नओवर 133 आ रहा है। अगर 133 आ रहा है तो आपका 1.5 सीआर से कम है, और अगर 1.5 सीआर से कम है क्योंकि आप महाराष्ट्र में हो, ओके, और मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको कंपोजिशन लेवी मिल जाएगा। चलो, ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया कि आपको कंपोजिशन लेवी मिल जाएगा। अब करंट ईयर का टैक्स कैसे आएगा? ओके, तो करंट ईयर का टैक्स में, ओके, आप मैन्युफैक्चरर हो इसलिए आपको फर्स्ट क्वार्टर में टैक्सेबल सप्लाई भी लेना पड़ेगा, एग्जाम सप्लाई भी, ओके, मैन्युफैक्चरर तो एग्जाम सप्लाई भी ऐड होगा, सर्विस भी ऐड होगी और एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस भी ऐड होगी, ख्याल रहे। लेकिन आपका सर्विस एलिमेंट, आप जो सर्विसेज दे रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट कैटरिंग, रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के आप जो सर्विसेज दे रहे हो 1.5 लाख की, ये विद इन मार्जिनल लिमिट होनी चाहिए। अब विद इन मार्जिनल लिमिट होनी चाहिए मतलब आपका जो टर्नओवर इन स्टेट रहेगा उसका टर्नओवर इन स्टेट रहेगा उसका 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। तो आपका टर्नओवर इन स्टेट, क्योंकि आपकी एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, इसलिए आपका जो टर्नओवर इन स्टेट रहेगा वो एग्रीगेट टर्नओवर रहेगा। मतलब ही, ओके, ये पॉइंट समझना, आपकी एक ही ब्रांच है इसलिए आपका टर्नओवर इन स्टेट नथिंग बट द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसका आप 10% यानी 13.3 और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, यानी आपको मार्जिनल लिमिट मिलेगी और मार्जिनल लिमिट आपको 13.3 और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। इतनी सर्विस आप ओके दे सकते हो। आपने पहले क्वार्टर में सर्विस जो दी वो 1.5 लाख तक ही दी है, तो क्या आपको सर्विस देना अलाउड है? आप 13.5 लाख तक, 13.5 लाख तक सर्विस कितना भी दे सकते हो, ओके, 13.5 लाख तक कितना भी सर्विस दे सकते हो। तो आपने 1.5 लाख ही दी, ओके, 1.5 लाख ही दी अदर देन रेस्टोरेंट कैटरिंग एंड अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को तो आपको छोड़ना ही है, लेना ही नहीं है किसी में, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के आपने 1.5 लाख का ही सर्विस दिया है। तो मैंने लिखा है कि आपने सर्विस 1.5 लाख का ही सर्विस दिया है, इसलिए आप विद इन लिमिट हो, और इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ये एक्सक्लूड किया जाता है। इसलिए करंट ईयर में जब आप टैक्स दोगे, ओके, तो आप मैन्युफैक्चरर होने की वजह से, मैन्युफैक्चर होने की वजह से टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सर्विसेज, ओके, तो ये जो है एग्जाम भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और ये एग्जाम ऐड करके आपका आ रहा है 26.50, ओके, इसमें 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, इस तरह से आपका, ओके, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स आएगा, ओके। प्लस आपको रेस्टोरेंट कैटरिंग जो आपने दिया, कितना दिया करंट ईयर में रेस्टोरेंट कैटरिंग आपने, ओके, करंट ईयर में रेस्टोरेंट कैटरिंग 1.5 लाख दिया, तो ये रेस्टोरेंट कैटरिंग को आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सर रेस्टोरेंट कैटरिंग को क्यों अलग से? क्योंकि उसको 5% है, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग को आपको, ओके, 1.5 लाख पे 2.5% पे करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, ये एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ। अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्व करके देखो तो डेफिनेटली आपके इसके ऊपर अच्छी ग्रिप आएगी। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट किए जिसमें कोशिश की है कि कैलकुलेशंस भी कवर हो जाए और सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी कवर हो जाए। ये आई क्या बात आपके समझ में? यस और नो?